देखो बात सिर्फ ऐसी है, मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर वाली पुस्तक में क्या लिखा है। मैंने यह लिखा है कि जब मैं 10वीं कक्षा में था तो एक कन्या के प्रति हमको आकर्षण का, मैं स्वयं लिख रहा हूँ, मैं स्वयं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? ताकि लोग समझें कि किस प्रकार से के अलग अलग पड़ाव में व्यक्ति के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाओं से संघर्ष करता है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा है, किसी न किसी अंश में। मेरे, आपके या किसी और के साथ में छोड़ दो, ऋषि महर्षियों के साथ भी अलग अलग प्रसंगों में देवर्षि नारद, भगवान वेदव्यास, भगवान पराशर, भगवान विश्वामित्र, ये सब भी अलग अलग प्रसंगों में, शुक्राचार्य, इस प्रकार के माया में फंसे हैं। लेकिन क्या हमने, जिस कन्या के प्रति हमको आकर्षण का अनुभव ही हुआ, क्या हमने कभी उसका फोन नंबर अपने पास रखा उस प्रकार से अवैध रूप से? क्या हमने उसका कोई फोटो अपने पास अवैध रूप से रहा? क्या हम स्वयं उसका कोई पीछा किया या उससे कोई बात करने गए? नहीं। क्या हमने कभी उसके साथ विवाह करने का या मतलब जो आज की भाषा में लोग कहते हैं घूमने फिरने इत्यादि जाने का प्रयास भी किया? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हमने यह कहा है। उसमें क्या, तुम पूरा विषय क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैं तो चाहता हूं तुम मेरे पुस्तक से उस अंश को पूरा निकाल कर पढ़ो, सबके सामने रीडिंग दो। हाँ, सबके सामने रीडिंग दो, और नहीं दे सकते तो मैं पढ़कर बताता हूँ। ठीक है, मैं स्वयं पढ़कर बताता हूँ। मैं तुमको स्वयं पढ़कर बताता हूँ। बाइपोलर से बता रहे हो ना, पेज नंबर तो मुझे स्वयं ही खोजना पड़ेगा। बाइपोलर की पीडीएफ मुझे थोड़ी निकालनी पड़ेगी। कहाँ मिलेगी? रुकिए पहले। नहीं, अब इस विषय पर आए हो तो ठीक है, तुम तो पढ़कर बताए नहीं, मैं पढ़कर बताता हूँ मैंने क्या लिखा है, और फिर तो आप स्वयं, जो दर्शक है वो स्वयं निर्णय कर लेंगे कि वो विषय क्या है और उस विषय को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। पहले मुझे उसकी पीडीएफ निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। फिर जानवी वाले और प्रेम प्रसंग और सब हस्तमैथुन वाले विषय पर भी आऊंगा। ये जो मूर्खता कर रहा है ना, ये परिकरों को सीधे सीधे बचाने के लिए विषय डाइवर्ट कर रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो अभी। किसी भी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को सार्वजनिक करना तुम्हारी जो मान्य कोर्ट है उसकी मान्यता में अवैध है, और यहाँ तो कोई मेडिकल हिस्ट्री ही नहीं है वैसी। मतलब जिस बात को तुम कह रहे हो ना कि जोधपुर में जाके इलाज करा रहा है, अगर वो सच भी किसी के जीवन में होता तो भी उसको सार्वजनिक करना कोर्ट के लिए गलत होता। लेकिन यहाँ तो वो सिचुएशन भी नहीं है, तो ये सीधे सीधे मैनिपुलेट करके आरोप लगाना होगा। और तुमको समझ नहीं पा रहे हो कि जिस कोर्ट का तुम बार बार नाम ले रहे हो ना, तुम कितने बड़े संकट में पड़ सकते हो इस वचन के लिए। हालांकि तुम्हारे समाज इस्कॉन रामपाल के लिए अच्छा काम कर रहे हो, घर परिवार तुम्हारा सुरक्षित रहे, हम आशा करते हैं, इसलिए तुमको परेशान करने के लिए कोई कानूनी गतिविधि हम डाल नहीं रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं। लेकिन जो तुमने मूर्खता दिखाई यहाँ पर जानवी वाला विषय को लेकर, और जानवी वाले विषय पर जब मैं बताऊंगा कि क्या सत्य है तो आप लोग हंसते हंसते माथा पीट लेंगे कि क्या सत्य है। खैर, वो पुस्तक पहले मैं निकाल लेता हूँ। कहाँ गया वो फोल्डर मेरा? पब्लिश्ड बुक्स, बाइपोलर का कहाँ गया वो? द बाइपोलर सब ब्लडशेड विद इन। देखिए बाइपोलर क्या है। मैं बता रहा हूँ बाइपोलर क्या होता है और वो कैसे होता है। जब मेरे दादाजी की अवस्था, मेरे पिताजी की अवस्था 3 साल की थी तो मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। जब मेरे माता जी की अवस्था लगभग 3-3.5 साल की थी, तब 4 साल की थी, तो मेरे नाना जी का देहांत हो गया था। मेरी नानी के साथ उनके कुल कुटुंब वालों ने, चूंकि पति रहे नहीं और 2-3-4 छोटे बच्चे थे, तो उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए उन्हीं के कुल कुटुंबी वालों ने उनको घर से निकाल दिया और बहुत प्रताड़ित किया। उस समय एक सरकारी स्कूल के एक आवास में वो रहने लगे, और फिर वहाँ जो पंडित दीनानाथ द्विवेदी थे, पंडित दीनानाथ द्विवेदी जो है वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने कहा था कि मैं किसी ब्राह्मण के बच्चों को ऐसे अनाथ नहीं भटकने दूंगा। और उन्होंने ही वो अपने वयोवृद्ध थे तो उन्होंने कहा कि ये सब स्कूल में रह सकते हैं वैसे, और यहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण करें। तो कुछ वर्ष मेरे माताजी वहाँ रहे थे, मेरे मामा जी भी रहे थे, और ये सब रहे। बाद में उस घटना के कारण, उनके बार बार प्रताड़ना के कारण और सामाजिक शोषण के कारण, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पर जो कथित रूप से दलित लोग थे, उन्होंने ही इतना अधिक मानसिक प्रताड़न किया, सारी संपत्ति छीन ली, दर दर भटकने के लिए, यहाँ तक कि भिक्षाटन करके भोजन करने के लिए विवश कर दिया था हमारी नानी को। जब भीख मांगकर कहीं से मांग कर लाओ तो कुछ खा पाते थे, ये हाल। और उस स्थान से निकलकर हमारे मामा सब अच्छे शिक्षक बने, आज असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि सब बने, उस संघर्ष से निकलकर। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम उस संघर्ष से निकलकर बिना किसी नशेबाजी, व्यसन या कलंक में फंसे हुए एक जीवन उन्होंने बनाया, जो आधुनिक समाज की व्यवस्था है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा परिणाम क्या हुआ कि मेरी माताजी के मन में एक ट्रॉमा बैठ गया, जो चाइल्ड ट्रॉमा होता है। मेरे पिताजी का जो पास्ट रहा बचपन, वो भी ऐसा ही रहा।
मेरे दादाजी के निधन के बाद घर में बहुत अधिक आर्थिक विपन्नता होना और दीर्घकाल तक साधना में लगे रहना पिताजी का वैराग्यपरक वृत्ति में, फिर मेरी दादी जी के कहने पर उनका विवाह इत्यादि में प्रवृत्त होना। लेकिन इससे एक क्या हुआ, मेरी माता जी के मन में जो ट्रॉमा बैठ गया, उससे बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रिगर होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर करता क्या है, आपके मन की दो अलग अलग भावनाओं को अचानक से घटा देगा या बढ़ा देगा, बस इतना ही है। ये कोई पागलपन नहीं है। जिस व्यक्ति ने पूरी पुस्तक लिख रखी है बाइपोलर पर ना, उससे अधिक तुम नहीं जान रहे हो केवल टाइटल देकर। बाइपोलर डिसऑर्डर का अर्थ ये नहीं कि पागलपन है, व्यक्ति पागल है, ऐसा नहीं है। कोई एक भावना, जैसे प्रसन्नता एक भावना है, उदासी उसका विपरीत भाव है। तो कभी वो व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्नता वाले भाव में अपने आप को अनुभव करेगा और कभी अचानक से बहुत अधिक उदासी वाले भाव में भी अनुभव कर सकता है, या कभी बहुत अधिक क्रोध और कभी बहुत अधिक सौम्यता, एक दोनों अलग अलग भावना हो गई। तो वह व्यक्ति कभी बहुत अधिक अपने आप के अंदर क्रोध का भाव अनुभव कर सकता है या बहुत अधिक सौम्यता और उपेक्षा का भाव अनुभव कर सकता है। ये कुछ उदाहरण हमने दिए, इसमें बहुत सारे हिस्से। इसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक कामुक हो सकता है और कोई व्यक्ति बहुत अधिक मतलब एकदम क्या कहें काम के प्रति उदासीन हो सकता है अलग अलग समयों में। कोई व्यक्ति बहुत अधिक डिप्रेस्ड हो सकता है, कोई बहुत अधिक मैनियक हो सकता है। ये सब स्टेजेज हैं इसके। या कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करने वाला हो सकता है और अगले ही दिन वो व्यक्ति बहुत कम भोजन करने वाला हो सकता है। और ये मेरे जीवन में है भी। जो लोग मुझे भोजन कराते हैं, जहाँ पर भी मैं भोजन करना उचित मानता हूँ, वो जानते हैं कि किसी दिन मैं 2 रोटी खाता हूँ, अगले दिन मैं वहीं पर 10 रोटी खा लेता हूँ। और इस बात को मैं मंच पर भी कहा था एक बार मोहगांव में, जब मैं श्रीरामचरितमानस की कथा कह रहा था, तो मैंने कहा था कि भाई कल 2 रोटी खाए, आज उस दिन तो 10 भी नहीं, उस दिन तो मैंने लगभग 15-16 रोटियां खा के दी थी। तो जो मेरे भोजन बना रहे थे वो भंडारी बोले, गुरुजी ये अचानक से इतना आहार कैसे बढ़ गया? मैंने कहा वो एपेटाइट डिसऑर्डर है ना, तो कई बार 2 ही रोटी खाऊंगा और कई बार 15-16 खा जाऊंगा। तो ये है बाइपोलर डिसऑर्डर का मेरे जीवन में ये है अर्थ, और उसको मैंने इसी पुस्तक में स्पष्ट किया। लेकिन तुम वो बात क्यों नहीं बता रहे हो? तुम वो बात बताओ ना कि यहाँ पर क्या अर्थ है। तो ये कैसे हुआ? मेरी माता जी के, और ये हेरिडिटरी भी बिलोंग करता है, मेरी माता जी के ट्रॉमा के कारण वो जो उनके मन में जो इस प्रकार की भावनाएं बैठती रही, समाज के प्रति जो अत्याचार उनको झेलना पड़ा समाज के द्वारा, उसके कारण जो भावना बैठती गई वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली हम पर भी ट्रांसफर हुई। और हम पर जब ट्रांसफर हुई तो इस प्रकार से कभी कभी वो भावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जैसे बहुत अधिक क्रोध आ जाना और कई बार शांत हो जाना, कई बार बहुत अधिक भूख लगना, कई बार नहीं लगना, कई बार बहुत अधिक नींद लगना, कई बार नहीं लगना। तो 2 अलग अलग विपरीत भावनाओं को ये ट्रिगर करता है, बस इतना ही। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसने मुझे चारित्रिक रूप से पतित बना दिया, या मुझे गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी बना दिया, या मुझे आत्महत्यारा बना दिया, या किसी और का हत्यारा बना दिया, ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में बाइपोलर शब्द का केवल इतना अर्थ है कि हर्ष विषाद, क्रोध सौम्यता, क्षुधातुर होना या क्षुधातुरावस्था से बिल्कुल निवृत्त होना, निद्रातुर होना या अनिद्रालु होना, ये अलग अलग भावनाएं कई बार बढ़ती हैं, कई बार घटती हैं, मात्र इतना ही। और ये पागलपन नहीं है। तो तुमको भी बाइपोलर के विषय में ठीक से नहीं पता है। खैर, ये जो लड़की की बात कह रहा है उसके विषय में हम बता दे रहे हैं। वो कहाँ विषय आया, और ये मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। आप इस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये क्या समस्या है और जो लोग इससे लड़ते हैं वो कैसे लड़ते हैं। मैंने पूरा इसमें, यहाँ तक कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग तो सेना और प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइपोलर पागलपन को नहीं कहा जाता है भाई, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति बहुत ज्यादा भूख लग रही, बहुत कम भूख लग रही, इससे वो व्यक्ति पागल नहीं हो जाता है। खैर, मैं आगे आ रहा हूं। माय बाइपोलैरिटी, माय बाइपोलैरिटी जो 25वां पृष्ठ है, वहां मैंने क्या लिखा है? माय बाइपोलैरिटी इज बॉर्न टू अ स्पेसिफिक जेनर। द स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय माय पेरेंट्स नेवर लेट मी गो आउट ऑफ माय मोरल लिमिट्स एंड वैल्यूज। कि मेरा बाइपोलर होना जो है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है। अच्छा, आप गौर करेंगे इतिहास में ही बहुत से ऐसे व्यक्ति जो कलात्मक क्षेत्रों में अच्छे लेखक, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर एक काम करता है कि आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी कलात्मकता को बहुत बढ़ा सकता है। ये इसमें एक है। तो बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ, बहुत बड़े बड़े पेंटर्स या साहित्यकार, लेखक, कॉलमिस्ट, ये सब भी बाइपोलर से ग्रस्त बताए जाते थे, क्योंकि ये उनकी उस रचनात्मकता को एक नया आयाम देता था। ये बात है। तुम इतिहास में या ऐसे कोई ऑथराइज जर्नल इत्यादि में जो मेडिकल जर्नल से वहां तुम पढ़ो। जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे माता पिता का दिया गया मेरे प्रति जो कठोर प्रशिक्षण है वो कभी भी मुझे मेरी नैतिकता और मूल्यों से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। ये मैंने स्पष्ट लिखा है 25वें पृष्ठ के जो सेक्शन है माय बाइपोलैरिटी, उसके पहले ही परिच्छेद में हमने लिखा है, आई ऑलवेज मॉनिटर माई सेल्फ वेरी डीपली एंड आई माई सेल्फ थिंक टू बी द बेस्ट गाइड टू माइंड। मैं अपने कर्तव्यों को, अपने क्रियाओं पर बहुत गहरी नजर रखता हूं और मैं अपना सबसे अच्छा मार्गदर्शक हूं। कैसे हूं?
मैंने अपने व्यक्तित्व में दो पात्रों को बनाया है। आई हैव डेवलप्ड टू साइड्स इन माई पर्सनैलिटी, वन इज मेंटर एंड द अदर इज फॉलोवर। एक मार्गदर्शक है, दूसरा उसका अनुयायी है। मेरे व्यक्तित्व में मैंने अपने मन में दो हिस्से कर रखे हैं, एक मार्गदर्शक है, दूसरा उसका अनुयायी है। जब भी मेरे जीवन में ऐसा कोई काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का विषय आता है तो मैं स्वयं को फॉलोअर बना लेता हूँ और मेंटर से अपने ही मन में सलाह लेता हूँ कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। फिर वो बताता है कि धर्म का यह मत है, शास्त्र का यह मत है, ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये होगा, और वो मेरी रक्षा करता है। इसको आप विवेक भी कह सकते हैं, स्वविवेक। न देवादंड मादाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्यासं विभजम चितम। ये बात है, मैं पूरा अच्छे से पढ़ कर बताऊंगा मैंने क्या लिखा है। जैसे कि the mentor personality runs a check of my desires, thoughts and deeds and gives a proper and complete analysis of what am I doing versus what should be done। जब भी मेरे जीवन में धर्म संकट कोई आता है तो मैं मेंटर पर्सनैलिटी और फॉलोअर पर्सनैलिटी में स्वयं को स्प्लिट कर लेता हूँ, बाइपोलर हो जाता हूँ और कहता हूँ कि इसमें जो मेरा कृत्य है, जो मेरी इच्छा है, क्या मैं चाह रहा हूँ और क्या होना चाहिए, दोनों के मध्य में इसको आत्मचिंतन कहते हैं, आत्ममंथन कहते हैं। ये सब हमने स्पष्ट लिखा है, ये तुम क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ ना। केवल बाइपोलर शब्द अगर तुम मुझे पागल घोषित करने आ गए, मुझे हस्तमैथुन करने वाला घोषित करने आ गए, तुम पूरे पुस्तक में एक पैराग्राफ तो दिखाओ जहां ये लिखा है कि मैं हस्तमैथुन करता हूं। तुम वो पेज और वो पैराग्राफ पढ़कर तो दिखाओ ना। चैलेंज करता हूं तुम्हें, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं भाई। होगा तब तो लिखूंगा और लिखूंगा तब तो बताओगे। तो तुम जो हो उस अंश को हाईलाइट करके क्यों नहीं बता रहे हो? पढ़कर बताओ ना कि देखो निग्रहाचार्य या श्री भागवतानंद ने, या जो मानता हो भागवतानंद जी बोलो ना तुमको अगर मन है। बाइपोलर वाली पुस्तक में इस पेज पर देखो क्या लिखा है, ये लिखा है, पढ़कर बताओ ना लोगों को। पेज नंबर ही बता दो, इस पेज में ये लिखा है। वो क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि है नहीं ना मटेरियल, तुमको बस पुस्तक निकालना है। और तुमको लगता है लोग तो 200 पेज की पुस्तक क्रॉस वेरीफाई करेंगे नहीं। अरे भैया, लेकिन जिसने लिखा है वो तो बताएगा ना कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अनुक्तोपालम दोष के कारण तुम इस चर्चा में पराजित माने जाते हो, अनुक्तोपालम कर रहे हो तुम। खैर, और बाकी लोग भी देखें, अभी तो ऐसे ही मैं आगे आपको बता रहा हूं। जैसे उदाहरण स्वरूप, देयर हैज बीन टाइम्स व्हेन आई हैड टू सीक एडवाइस फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड समटाइम्स फ्रॉम अदर्स, बट सच सिचुएशंस आर वेरी रेयर। अवश्य मेरे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब मुझे अपने माता पिता से या मित्रों से या अन्य लोगों से परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर वो जो मेंटर पर्सनैलिटी है वो अंदरूनी रूप से काम कर लेती है। सपोज अ सिचुएशन ऑफ ग्रीड, आप एक लोभ का सिचुएशन कल्पित करें। हाउ डू आई परफॉर्म सेल्फ कंट्रोल, ये मैंने बताया कि मैं सेल्फ कंट्रोल कैसे करता हूं। हाउएवर द एग्जांपल गिवन हियर इज अ प्योर वर्क ऑफ फिक्शन एंड द मोटिव इज टू ओनली मेक द टॉपिक क्लियर। मैंने स्पष्ट किया कि मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं वो प्योर वर्क ऑफ फिक्शन है। सपोज कर लो कि ऐसी सिचुएशन आई, तब मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिखा है। वो फैक्ट नहीं बता रहा हूं, तुम बताओ ना ठीक से ये क्या मैंने लिखा है। जो 25वां पृष्ठ है देख लो, तुम लोग खुद निकाल लो ना पीडीएफ। मैं तो अपने दर्शकों को कहता हूं तुम सर्च करो द बाइपोलर्स ऑफ ब्लडशेड विद इन बाय श्री भागवतानंद गुरु, पीडीएफ डाउनलोड आर्काइव में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करो। उसके 25वें पृष्ठ को तुम देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा पैराग्राफ। तो मैं पढ़ के बता रहा हूं इसी पुस्तक से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हाउएवर द एग्जाम्पल गिवन हियर is a pure work of fiction and the motive is to only make the topic clear। इसका अर्थ समझते हो? अंग्रेजी तो इतनी आती है तुमको, नहीं आती तो विजया तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, उससे पूछ लेना इसका क्या मतलब है। अब देखो क्या होता है। सपोज दैट आई रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ ड्रग पेडलिंग, मान लो ऐसा, सपोज, जो कि एक प्योर वर्क ऑफ फिक्शन से बता रहा हूँ सिचुएशन समझाने के लिए, कि मान लो मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई, सपोज कि किसी व्यक्ति ने मुझे कोई ड्रग ऑफर किया। The dealer told me about the racket and profits making me somehow fall in trap। अब उसने मुझे बताया कि ड्रग डीलिंग के ये फायदे हैं, इतना पैसा बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे, इतना लाखों कमाओगे। मान लो एक सिचुएशन उसने मुझे दी। अब एक नॉर्मल व्यक्ति क्या रिएक्ट करेगा, और मैं चूंकि मेरे माता पिता ने बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी है तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने वहां पर बताया है। क्योंकि मैंने माय बाइपोलैरिटी के नाम से एक चैप्टर लिखा है जिसमें मैंने कहा माय बाइपोलैरिटी इज बॉन्ड टू अ स्पेसिफिक जेनर, ये मैंने स्पष्ट किया है। अब क्या होगा, as you know that during the period of extreme mania a bipolar patient does not take fair and justified decisions। जैसा मैंने स्पष्ट किया था इसी पुस्तक में कि जब एक्सट्रीम मेनिया का फेज किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है, बाइपोलर से ग्रस्त व्यक्ति के जीवन में, तो वो निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है। अति उत्साह में वो कोई भी निर्णय ले लेता है। He elevates on a high level of energy and thinks about extraordinary capabilities, so the chances of accepting the dealer's offer are high। इसीलिए वो डीलर के ऑफर को स्वीकार कर सकता है। लेकिन अब मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मेरा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, ये मैंने सिचुएशन दी ताकि लोग उससे सीख कर सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। नाउ हाउ डज माई माइंड रिएक्ट्स इन सच सिचुएशंस।
इट ऑटोमेटिकली स्प्लिट्स माई पर्सनैलिटी इन टू अपोजिट ट्रेड्स। मेरा जो मन है, मेरा जो व्यक्तित्व है, वो स्वयं को दो अलग अलग ट्रेड्स में खुद ही डिवाइड कर लेता है इस सिचुएशन में। द फॉलोअर एंड मेंटर आर डिबेटिंग ओवर दिस, लेट्स सी इन अ फॉर्म ऑफ इंटरनल न्यूरो कन्वर्सेशन। जो मेरी फॉलोअर पर्सनैलिटी है और जो मेरी मेंटर पर्सनैलिटी है, ये दोनों आपस में अब मन में क्या बातें करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या न्यूरो कन्वर्सेशन करेंगे ऐसी सिचुएशन में। इसका एक एग्जाम्पल तुमको देता हूं। तो ये मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। अब इस एग्जाम्पल को पढ़कर तुम ये मत कह देना कि तुम तो ड्रग डीलिंग करते थे। इट्स अ प्योर वर्क ऑफ फिक्शन जस्ट टू मेक द टॉपिक क्लियर फॉर द रीडर्स। ये मैंने डिस्क्लेमर में ही उसी टॉपिक से एक ऊपर पैराग्राफ में लिख दिया है। ये तो तुम्हारा बाइपोलर वाले विषय पर मैं बता रहा हूं। और जो आगे जो है ना प्यार वाली बात, वो प्योर वर्क ऑफ फिक्शन नहीं है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन तुमको सिचुएशन समझाऊंगा क्या है, कैसा है। क्योंकि मैं अपनी गलती छिपाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसी भी गलत कार्य को अगर स्वयं भी किया हूं तो स्वयं बता देता हूं कि देखो मैंने ऐसा किया, लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य गलतियां करता है। और इसीलिए मैंने अपने शिष्य पाथवे में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर किसी को मेरे कृत्य और वक्तव्य पर आपत्ति है, मेरे शिष्य को लगता है कि वो अशास्त्रीय है, तो वो सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण लेने के लिए स्वतंत्र है, उसको अधिकार मैंने दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि भाग जाओ यहाँ से, तुम मुझसे कौन होते हो पूछने वाले, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, लेकिन आपकी जो पहचान है वास्तविक होनी चाहिए। ये नहीं फेक आईडी बनाकर आप कमेंट किए जा रहे हैं। पहचान वास्तविक होनी चाहिए, उद्देश्य समझ में आना चाहिए तब। अब क्या है आगे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, फॉलोअर कहेगा द ऑफर इज टेम्पटिंग एंड सीम्स गुड, व्हाट शुड आई डू। कि ये जो ड्रग डीलर मुझे ऑफर दे रहा है, ऐसा फॉलोअर मेंटालिटी वाला वो जो ट्रेट है, वो कहेगा कि ऑफर इज टेम्पटिंग एंड सीम्स गुड, व्हाट शुड आई डू। तो मेंटर क्या कहेगा, सो यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट गेटिंग इट क्लियर। अब फॉलोअर कहेगा, वेल आई नो दैट इट्स इलीगल एंड रॉन्ग बट आई वांट टू गिव अ ट्राई, however the police and leaders are also corrupted and if there is a chance or shortcut to earn money then shouldn't I go through it। ये कौन पूछेगा, फॉलोअर पूछेगा मन में। तो मेंटर बताएगा, इज मनी एवरीथिंग इन लाइफ, फॉलोअर नो। मेंटर, विल द मनी यू अर्न फॉलो इन आफ्टर लाइफ, फिर फॉलोअर बोलेगा नो। मेंटर फिर पूछेगा, व्हाट्स ग्रेटर देन मनी एंड लाइफस्टेज, क्या जो तुम पैसा जीवन में सब है, बोले नहीं। क्योंकि फॉलोअर ने तर्क दिया ना कि जब नेता पुलिस सब करप्ट है और मुझे कोई अवसर मिल रहा है शॉर्टकट में पैसा कमाने का, तो मैं ये ड्रग डील साइन क्यों ना करूं। तो मेंटर बोलेगा ना उसको, क्या पैसा सब कुछ है, नहीं। क्या मरने के बाद ये पैसा साथ जाएगा, नहीं। तो पैसे और ऐशो आराम से बढ़कर क्या है जीवन में। तो फॉलोअर कहेगा धर्म है, सिद्धांत है, नीति है। फॉलोअर बोल रहा है धर्म एंड वैल्यूज। तो मेंटर कहेगा फिर, डज अर्निंग मनी फ्रॉम ड्रग डीलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ धर्म एंड वैल्यूज। क्या पैसे को ड्रग डील के माध्यम से कमाना धर्म और नैतिकता के श्रेणी में आता है। फॉलोअर बोलेगा नो। फिर मेंटर बोलेगा इफ यू वायलेट धर्म एंड स्टार्ट द ड्रग डीलिंग व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अगर तुम धर्म का जो मार्ग है उसका अतिक्रमण करते हो और ड्रग डीलिंग स्टार्ट करते हो, तो परिणाम क्या होगा। क्योंकि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वित्तीय बुद्धि सापार्थ सात्विकी। तो परिणाम पर जो विवेक पूर्वक चिंतन करता है। मेरे बाइपोलर का अर्थ ये नहीं कि मैं पागल हूं। बाइपोलर का अर्थ है कि दो द्विध्रुवी ये संघर्ष है मन में, जिससे मैं सेल्फ कंट्रोल करता हूं, आत्मनिग्रह करता हूं। ये मैं बता रहा हूं। और ये भी बता रहा हूं कि एक नॉर्मल बाइपोलर जिसको बचपन से ऐसी आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं मिली, जो इस साधना परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है, वो कैसा रिएक्ट करता है और ये साधना परंपरा कैसे मेरे जीवन में कवच का काम करती है, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन तुम ये थोड़े दिन तक बताओगे, तुम तो अरे बाइपोलर लिख दिया, ये पागल है, जोधपुर में जाके इलाज कराता है। जबकि मैंने यज्ञोपवीत होकर तुम्हारे सामने लाइव, हजारों लोगों के सामने लाइव में कसम खाई है, मैं आज तक इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक कभी जोधपुर इस जन्म में गया ही नहीं। और इलाज कराने की बात रही तो किसी डॉक्टर से यौन संबंधी कोई चिकित्सा ही नहीं ली है जोधपुर या पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी डॉक्टर से। डॉक्टर मतलब आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब डॉक्टर, मतलब ऐसा नहीं कि कंपाउंडर से जाकर कह दिया कि दवा दे दो, ऐसा भी नहीं। मतलब किसी मेडिकल शॉप में भी जाकर ऐसा नहीं कहा कि भाई डॉक्टर, अब तुम कह सकते हो ना कि डॉक्टर से नहीं मिला लेकिन कंपाउंडर से आप दवा ले लिए, दवा दुकान से ले लिए, वो भी नहीं। मतलब उस एक्सट्रीम लेवल तक मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी शपथ पूर्वक मैं कह दे रहा हूं ये बात। अब इसके बाद कोई आरोप लगाएगा तो तुम जो भी दर्शकगण हो इसी वीडियो को बता देना। अब आगे क्या है, इफ यू वायलेट धर्म एंड स्टार्ट द ड्रग डीलिंग व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तब रिजल्ट क्या होगा। तो फॉलोअर बोलता है, आई विल बी अ काउज ऑफ मेकिंग पीपल एडिक्टेड एंड डिवास्टेटेड। मैं कारण बनूंगा लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने का, लोगों के जीवन को नष्ट करने का। आई माइट बी प्रोसिक्यूटेड बाय लॉ मेकिंग मी लूज डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। इट विल मेक मी फील गिल्टी फॉर होल लाइफ एंड इवन आफ्टर डेथ आई विल बी पनिश्ड बाय यम। मतलब
ये हो सकता है संभावना कि मुझे यहाँ कानून में भी दंड मिले, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी और मुझे जीवन भर ग्लानि भी रहेगी इस बात की, और मरने के बाद भी यमराज के यहाँ मुझे दंड मिलेगा। ये कौन बोला? फॉलोवर बोला। तब मेंटर कहता है नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक अ डिसीजन। हाँ, अब तुम एक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मजबूती के साथ खड़े हो। दस आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर। अब ऐसे मैं ऑफर को रिजेक्ट करूंगा। ये पूरी प्रोसेस मैंने समझाई। इसीलिए मेरा जो फॉलोअर पर्सनैलिटी है उसके 3 स्पेसिफिकेशन है। इट कैन बी लॉर्ड इन ग्रीड और एंगर। मेरी जो फॉलोअर पर्सनैलिटी है उसको गुस्सा आ सकता है, उसके अंदर लोभ काम क्रोध आ सकते हैं, उसको आकर्षित किया जा सकता है। दूसरा, इट नेवर कंटेम्प्ट द मेंटर। मेंटर की बात का अतिक्रमण ये कभी नहीं करता है, कंटेम्प्ट नहीं करता है मेंटर पर्सनैलिटी को। मेंटर पर्सनैलिटी मतलब शास्त्रीय विवेक, और फॉलोअर पर्सनैलिटी मतलब सामाजिक जो चल रहा है नॉर्मल जनरेशनल मेंटेलिटी, वो तो शास्त्रीय विवेक का ये फॉलो कर, इसलिए फॉलोवर है और ये मेंटर है। ऐसे मैंने समझाया है सारी बातों को। तो जो मेरी फॉलोवर पर्सनैलिटी है सामाजिक, उसके 3 विशेषताएं मैंने लिखी हैं। इसको लोभ आ सकता है, क्रोध आ सकता है, काम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, अविद्याग्रस्त है। और लेकिन इसमें क्या बात है, मेंटर के विरुद्ध जाकर काम नहीं कर सकता है। और तीसरी बात, इफ अ रॉन्ग डीड इज डन इट एक्सेप्ट्स द गिल्ट एंड ट्राइज नॉट टू रिपीट इट। अगर कोई गलत काम ये कर भी लिया है तो उस गलती को स्वीकार करता है और उसको प्रयास करता है कि दोबारा न दोहराया जाए। अब इसकी मेंटर की क्या है, इट कांट बी लॉर्ड इन ग्रीड और एंगर। इसको लोभ या क्रोध के वशीभूत नहीं किया जा सकता है क्योंकि शास्त्रीय विवेक का पक्ष है। इट ऑलवेज एडवाइज्ड स्ट्रिक्टली और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सनातन धर्म। इस सनातन धर्म के नियमावली के बिल्कुल बिना किसी समझौते के कठोरता से सलाह देता है। इट थिंक्स बियॉन्ड द वर्ल्डली डिजायर्स एंड इविल्स। हाँ, ये जो है वर्ल्डली डिजायर्स, जो सांसारिक ऐशो आराम है और जो इच्छाएं हैं और दुष्टता है, उससे परे है इसका अस्तित्व। ये दोनों मैंने स्पष्ट किया। ये बाइपोलर का मैंने लिखा है। ये तुम क्यों नहीं बता रहे हो? सेलेक्टिव बातें क्यों बता रहे हो? और वो भी उन बातों का दावा कर रहे हो जो लिखी भी नहीं है। जो लिखी है वो बात बता नहीं रहे, और जो नहीं लिखी है उसका दावा करते हो, लेकिन कहाँ लिखी है इसको प्रमाण भी नहीं देते। भाई इस पेज में, इस पैराग्राफ में देखो लिखा है, ऐसा कहना चाहिए ना। और तुम वीडियो बना रहे हो कि रिसर्च करके हम बता रहे हैं, काट प्रमाण बता रहे हैं। ये हाल तो तुम्हारा बाइपोलर वाला विषय पर हो गया। अब जानने वाले विषय पर भी बोलेंगे। ऐसी फैब्रिकेटेड कॉल रिकॉर्डिंग भी तुम सुना सकते हो। अरे भैया, मुझे तो लोगों ने इसी सोशल मीडिया में बड़ा ही घोषित कर दिया। अभी सलीम खान मुसलमान मुझे घोषित कर दिया किसी मूर्ख ने। और छोड़ो, तुम लोग तो बहुत नीचे स्तर पर हो। राम भद्राचार्य जैसे बड़े पद मतलब जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं, वो व्यक्ति ऑन टेलीविजन ये कह रहा है कि इसका नाम तो कृष्णकांत था पहले। इतना बड़ा झूठ, जबकि मेरा नाम इस जन्म में क्या पिछले जन्म में भी कृष्णकांत नहीं रहा था, लेकिन कह रहा है कि इसका नाम कृष्णकांत था। भागवतानंद कैसे बन गया? अरे भैया, तुम मेरे गांव जाकर कहो ना, कृष्णकांत नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम मेरे बर्थ सर्टिफिकेट को देख लो ना, बचपन से 4 साल 5 साल 6 साल वाला इंटरव्यू तो है ही। कहाँ कृष्ण है भाई, जो बाद में भागवतानंद बन गया? लेकिन रामभद्राचार्य जैसे लेवल पर बैठकर व्यक्ति अगर ऐसी मूर्ख कर सकता है, तो तुम तो फिर भी नीचे हो। और तुम कहते हो तुम अकाट्य सत्य बोलते हो, सत्यापित बात बोलते हो। हाँ, और तुम कहते हो कि मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, हड़बड़ी में नहीं बता रहा हूँ। ये तो तुम्हारी औकात है रिसर्च की। अभी तो केवल बाइपोलर पर चल रहा, अभी जानवी वाला विषय आएगा तब ना। खैर तो मैंने क्या कहा, A verse in Srimad Bhagavad Mahapurana states that unlike the shepherd, gods never protect you holding a staff alongside. They just gift of sheer mind and buddhi to the person they want to protect. In Bharat, such ability is known as Panda और विवेक। वो भागवत महापुराण का श्लोक है ना, न देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। और ये इस सब में भी है, मुझे लग रहा है कि महाभारत में भी है। अगर भागवत वाला विषय जो है महाभारत में भी है, मुझे ऐसा पढ़ा हुआ लग रहा है। अगर मैं तो बता दीजिएगा, लेकिन नौ देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् वाला ही ये यहाँ पर मैंने भाव रखा है। यम रक्षितुम क्षमते बुद्ध्या संविभजन्ति तम। अब मैं 28वें पेज पर आता हूँ, जो लव एंगल वाली बात तुम लोग कर रहे हो। मैं बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरी जो फॉलोवर पर्सनैलिटी उसके 3 ट्रेट्स हैं। इफ रॉन्ग डीड इज डन इट एक्सेप्ट्स द गिल्ट एंड ट्राइज नॉट टू रिपीट इट। तो ये बात कब की? जब मैं 16 साल का था। नेम नॉट डिस्क्लोज रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी। ये मैं बता दे रहा हूं। मैं सामने वाले पक्ष का नाम या उसकी पहचान जागृत नहीं करूंगा लेकिन बता दे रहा हूं। When I was in class 9th, a new classmate, मैं पढ़कर बता रहा हूं, तुमने तो बताया नहीं ना पूरी बात, मैं पढ़कर खुद बता रहा हूं। और आप लोग अगर बाइपोलर वाली पीडीएफ रखे होंगे तो पेज नंबर 28 निकाल लें और वहां से आप क्रॉस वेरीफाई करें कि मैं जो बता रहा हूं वो उस पुस्तक में लिखी है कि नहीं लिखी है ना। और लोग बहुत ज़्यादा स्पैम कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं।
पूरी पीठ, हाँ हाँ वो कह रहा है ना, आई फेल इन लव बट कुडंट सक्सीड। ये क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ते तो जा रहा हूँ, वहां तक टॉपिक पहुंचने तो दो। अरे बता तो रहा हूँ ना, आगे आ तो रहा हूँ उस विषय पर, तुम सुनो तो। केवल कमेंट करके मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो? बोलने ही तो बैठा हूँ ना। तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन आई वाज इन क्लास 9th अ न्यू क्लासमेट, जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है प्राइवेसी कारण, उसमें लिख दिया है नेम नॉट डिस्क्लोज रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी। अब उसके शादीशुदा बाल बच्चे सब हो जाएंगे तो बाद में क्यों उसको कहीं घसीटना। तो मोस्ट स्कोरिंग इन एग्जाम्स एंड आई स्टार टू द टीचर्स वाज इंट्रोड्यूस। जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मेरी कक्षा में एक क्लासमेट नया एडमिशन आया जो क्लास में सबसे अधिक नंबर भी स्कोर करता था, और यही कारण है कि शिक्षकों का चहेता भी। स्त्री मतलब लड़की थी। वी कंप्लीटेड अवर मेट्रिकुलेशन टुगेदर बट डिस्पाइट स्पेंडिंग 2 years आई टॉक्ड टू हर ओनली 4-5 times। हम लोग साथ में 2 साल पढ़े, साथ मतलब हम और केवल वो नहीं, वही क्लास में तो 26 बच्चे हैं ना, तो वो भी पढ़ रही, हम भी पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि दोनों मैट्रिक साथ में दिए थे, उसी क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन इन 2 वर्षों में हम मुश्किल से 4 से 5 बार ही कोई बात किए होंगे, जो कि क्लास में साथ में पढ़ना है तो बात तो होगी ना, कोई सूचना देनी है, पूछनी, कुछ बात तो ऐसे होगी, नॉर्मल है। आप अगर 2 साल सेम क्लास में पढ़ रहे हैं तो कभी तो बात करेंगे, तो 4-5 बार ही ऐसा हुआ, ये मैंने लिखा है। एज आई वाज क्रॉसिंग माई एडोलसेंस आई गोट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। ये मैंने खुद लिखा है, मैंने अपनी सिचुएशन बताई है कि जब मैं अपने किशोरावस्था में था, तो आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति जानता है अगर वो नपुंसक या समलैंगिक नहीं है तो, और समलैंगिक है तो भी किसी के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट हो सकता है। उसके जीवन में उसके हार्मोन्स ऐसे बनते हैं, उसके जीवन में वह यौवन का ऐसा अनुभव होता है जीवन में कि कोई व्यक्ति किसी भी के प्रति यौन रूप से लगता है कि मैं उसके प्रति आकर्षित होता जा रहा हूं, ऐसा अनुभव करता है। लेकिन क्या उसका अर्थ व्यभिचार है? नहीं। क्या वहां सेल्फ कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? मैंने स्पष्ट किया है। बट माई अट्रैक्शन वाज नॉट इमोरल और इलीगल। ये मैंने खुद लिखा है, उसको अनैतिक या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। आई जस्ट लव्ड वाचिंग हर। मुझे उसको देखना अच्छा लगता था, बस मैं देखता था बस ऐसे, लेकिन उसको देखने के पीछे कोई कुदृष्टि नहीं थी, ये मैंने स्पष्ट किया है। नो थॉट्स ऑफ फ्यूचर लाइक मैरिज वेयर इन माई माइंड। ये जो दिवा स्वप्न देखते रहते हैं ना कि शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब कुछ नहीं था, बस देखना अच्छा लगता था। क्योंकि किशोरावस्था की उस अवस्था में सेक्सुअली अट्रैक्ट जो हार्मोनल उतार चढ़ाव कारण व्यक्ति में होता है, जो हर व्यक्ति के जीवन में नॉर्मली है भाई। अगर हार्मोन बनेगा उस अवस्था में, 15, 16, 17 साल की अवस्था में स्त्री पुरुष कभी भी किसी के प्रति वैसे आकर्षित हो सकते हैं, ऋषि महर्षि भी होते हैं। हाँ, लेकिन वहां देखना है कि क्या उस व्यक्ति ने व्यभिचार का आश्रय लिया या संयम का आश्रय लिया। मन भटका तो अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह बात सत्य है, मन को असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन का निग्रह करना बहुत कठिन है अर्जुन, लेकिन अभ्यास से वश में होता है। तो भैया अभ्यास तो कर ही रहा था मैं ना। और 15-16 साल की अवस्था में जब हार्मोन बनेंगे तो ऐसा जब अनुभव करेगा व्यक्ति आकर्षण का, तो अभ्यास से उसको नियंत्रित करेगा, है ना। तो मैं क्या आगे लिखता हूं, सुन लो। My classmates told me later that she knew about my feelings, but I never dared to have a conversation with her. बाद में मेरे क्लासमेट्स ने कहा कि उसको ऐसा पता था कि तुम्हारे मन में इस प्रकार से उसके प्रति आकर्षण का भाव बन रहा है, लेकिन कभी मैंने उससे इस विषय में कोई बात नहीं की। The same year, which was 2013, I encountered my first notable episode of severe bipolar depression, which lasted more than 6 months. जब मैंने मैट्रिक दी तो मैं 6 महीने के लिए बाइपोलर डिप्रेशन की अवस्था में चला गया था। मैं घंटों, और चला गया मतलब ये ना मैं गांजा फूक रहा हूं, मैं ड्रग ले रहा हूं, ये नहीं कि मैं हस्तमैथुन कर रहा हूं, ये भी नहीं। मैं जो मैंने कल बताया था ना, जो 50 किलोमीटर पैदल चलने वाली बात, तो मैं पैदल बहुत चलता हूं, बहुत ज्यादा। अगर मुझे कुछ सोचना है तो पैदल चलता हूं, बोलता हूं तो पैदल चलता हूं, यहां तक कि मतलब बीमार भी रहता हूं, बुखार में भी रहता हूं, तो पैदल चलना मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। तो वो जो 3 किलोमीटर पहाड़ जाना और आना जो था ना, जो मैंने पिछले लाइफ में बताया था, तो मैं पैदल चलता था, और वहां जो नदी बहती थी उसके किनारे बैठा रहता था, और शास्त्रीय संगीत या उस प्रकार की गजल या वैसा सुनता था। वो हिप हॉप सॉन्ग इत्यादि नहीं, कोई शास्त्रीय संगीत हो या वैसे कोई मध्यम स्वर वाला कोई गजल हो या कोई संगीत हो या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, तानपुरा का, वायलन का, राग भैरवी में, या कौशिकी चक्रवर्ती इत्यादि की बंदिशें बड़ी अच्छी हैं, या रजनी पल्लवी ने मैथिली में बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत गाए हैं। जानवी वाला विषय वहां से जुड़ा हुआ है, जानवी वाला विषय, रजनी पल्लवी के या शारदा सिन्हा के अच्छे अच्छे लोकगीत हैं। उसमें मिथिला के गीत में बहुत सुनता था, मिथिलांचल के लोकगीत, जैसे विद्यापति जी का वो है जय जय भैरवी सुर भयावनी, या जगदम्ब तू ही अवलंब हमर, ये है। और रूसी चलल गौरी, ये सब मैं सुनता था, क्लासिकल सुनता था बैकग्राउंड म्यूजिक में। जगजीत सिंह का वो है बाजूबंद खुल खुल जाए, भैरवी में कितना अच्छा है, जहाँ तक मुझे भैरवी है कि दरबारी है, मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है, वो सुनता था। या अम्बे चरण कमल हैं जो तेरे, वो सब हैं। या मेरे अवगुण चितना धरो, ये सब पूरा सुनता था मैं।
मेरे पास पूरी कलेक्शन थी जगजीत की, और जो भी उसने वो उसका एक पूरा एल्बम निकला था ना डिवोशनल, वो था। और उसमें कुछ कुछ सामान्य शब्दावली वाले भी गजल थे, नॉर्मल गजल थे, लेकिन वो क्लासिकल बेस्ड थे। जैसे बाजूबंद खुल खुल जाए, ये आध्यात्मिक गाना नहीं है, लेकिन इसमें शास्त्रीयता एक है, शास्त्रीय संगीत की शैली में गाया हुआ है। तो रजनी पल्लवी और माधवी मधुकर और ये क्या जगजीत सिंह, अनूप जलोटा के भी कुछ, हालांकि मैं उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ अनूप जलोटा को, उसकी अपेक्षा जगजीत की आवाज़ में मुझे ज़्यादा गंभीर लगता था। ये सबको सुनना, या बैकग्राउंड म्यूजिक कौशिकी चक्रवर्ती को, ये सबको सुनना, ये सब मैं बहुत करता था उस समय। और घंटों बैठकर नदी किनारे ऐसे बैठा रहता था, पहाड़ देखता रहता था। बस इतना ही मेरा रूटीन था। सुबह उठो, जाओ, नहाओ धो, संध्या करो, बैठ जाओ, घंटों बैठे रहो, भूख लगी घर आ जाओ। 6 महीना ये चला, क्योंकि अचानक से मेरे जीवन में रूटीन बदल गया। जिस स्कूल में मैं रोज जाता था, उस स्कूल से अचानक से मैं निकल गया, मैट्रिक दे दी, अब पास आउट हो गया, किसी दोस्त से कोई परिचय नहीं, कोई काम ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा जीवन किधर जाएगा, क्या लिखूं। तब मैंने लेखन प्रारंभ किया था, तब मैंने पुस्तक लिखना आरंभ किया था, और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इमोर्टल्स ऑफ नॉन हिंदू सिविलाइजेशंस मैंने लिखी थी उस समय। पिताजी ने कहा पहली पुस्तक अंग्रेजी में लिख दो, इससे क्या होगा, तुम आधुनिक समाज में लेखक के रूप में रजिस्टर्ड हो जाओगे। इससे क्या होगा, तुमको ब्रांडिंग करने में, मतलब अपनी पहचान को लेखक के रूप में स्थापित करने में दिक्कत नहीं होगी। तो केवल एक उस लेखक वर्ग में प्रविष्ट होने के लिए लिख दो, ऐसा है। तो मैंने लिखा था उस समय, और लिखा तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पेपर्स में उसको साइटेशन में दिया जाता है उस पुस्तक का नाम। विकिपीडिया के कई पेज में रेफरेंस में उस पुस्तक का नाम दिया जा रहा है। खैर वो तो खैर धार्मिक विषय भी नहीं है। तो मैंने ये बताया कि वो फेज मेरे 6 महीने के डिप्रेशन का था। तो डिप्रेशन में भी मैं कोई गांजा नहीं फूक रहा था, डिप्रेशन में भी मैं कोई दारू नहीं पी रहा था, लड़कीबाजी नहीं कर रहा था, न कोई रात रात भर किसी लड़की से बात कर रहा था, कभी नहीं। मैं बस नदी किनारे बैठता था, बैकग्राउंड म्यूजिक्स में सुनता था। एक उसमें कोल्ड नाम का एक ट्रैक है कोल्ड, जिसमें वायलिन और पियानो का कॉम्बो है। वो बड़ा एकदम सैड है, बहुत ज्यादा वो स्थैर्य और उदासी वाला है। मुझे विरह रस बहुत अच्छा लगता है, विरह रस, कारुण्य रस, ये सब मेरे प्रिय रस हैं। मुझे हास्य रस और श्रृंगार रस में उतनी रुचि नहीं है। मुझे विरह रस में और वियोग रस में, ये सब जो बातें हैं, कारुण्य रस में, ये सब में मेरा अच्छा एक लगता है मुझे। तो मैं वो सुनता था, ये बात है। खैर इतना स्पष्टीकरण की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया डिप्रेशन वाले समय में। हाउएवर, आफ्टर 2 years on her birthday, I dared to text her and admitted with apologizing that once I had soft feeling towards her. 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हालांकि मैंने उससे कोई बात नहीं की, उसका मैंने कभी कुछ ऐसा फोटो इत्यादि लेने का प्रयास नहीं किया, कोई इस विषय में कोई संवाद नहीं, ना कोई योजना पर मैं चल रहा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण तो बना था, जिसको मैं नैतिक रूप से गलत ही मानता था। इसीलिए मैंने उसको, उसका नंबर एक मित्र से लेकर उसको सामने से टेक्स्ट किया, और टेक्स्ट करने के बाद उसको बताया कि मेरे मन में ऐसा एक भाव आ रहा था। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बस इतना है, ताकि मुझे जो अपराध बोध है वो खत्म हो। ये मैंने किया। न मैंने लड़कीबाजी की, न मैंने दारूबाजी की, न मैंने कोई गांजा फूका, न मैंने कोई चिलम पिया, न मैंने इस बात पर गर्व किया। मैंने कहा कि 15-16 साल की उम्र में ऐसा जो एक भावनात्मक उबाल आया था मेरे मन में, जो कि अंदर अंदर की बात थी, लेकिन गलत मैं मानता हूँ, इमोरल मानता हूँ। हालांकि पूर्णतः इमोरल नहीं है वो, लेकिन फिर भी उतने अंश में भी मेरे मन में वैसा क्यों आएगा भाव। तो मैंने क्षमा मांगी उससे, बताया कि ये मुझसे लगा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था मन में, ऐसे आकर्षण ही नहीं बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि बन गया। हालांकि उसके बाद भी मैंने कोई अनैतिक कृत्य नहीं किया था। तो ये तो किसी के भी जीवन में हो सकता है, लेकिन अभ्यास से न तो कमती है वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के कारण व्यक्ति वहां संयमित होता है, पतन से बचता है। तो ये बात ऐसी है, इसको तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कैसे फैब्रिकेट कर रहे हो तुम इस बात को। खैर अब आगे और बातों पर मैं कहता हूं। और आगे अभी और दूसरा ना, लव और नॉट सक्सीडेड वाला विषय पर है, बता रहा हूँ। हाँ, अब इसमें ये मेंटर और फॉलोवर और मेंटर पर्सनैलिटी, मेंटर किधर, मेंटर और फॉलोवर पर्सनैलिटी पर कैसे मैं निकला। नाउ व्हाई डिड आई शेयर दिस टू यू। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा कुछ शब्दों को उच्चारण में समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैंने ये पुस्तक में क्यों लिखा। इन मोस्ट केसेज अ नॉर्मल पर्सन वाज लाइकली टू सीक फॉर अ फोन नंबर और टू पोसेस अ फोटो ऑफ हर, बट हाउ डिड माई माइंड रिएक्टेड। एक नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी, अगर उसको बाइपोलर नहीं भी है तो भी आज की पीढ़ी में कोई नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है वैसे स्थान पर। तुम शास्त्रों में ऐसे उदाहरण देखो ना, इसी कामाख्या में भगवान मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज स्त्री के जाल में फंसे कि नहीं फंसे, वो तो पूरा त्रिया राज्य में राज उपभोग कर रहे थे। गोरक्षनाथ जी भगवान ने उनको प्रबुद्ध किया कि नहीं, असत कार्य नियोक्तारम गुरुम वापि प्रबोधित के कारण। तो मुझे कोई इसमें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं कि हाँ मेरे जीवन में वह दौर आया और मैंने ऐसे उस दौर से निपटा, मैंने ऐसे भिड़ंत की, भगवान ने ऐसे मेरी रक्षा की।
तुम उस उदाहरण को सुनो, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ताकि अगर हे मनुष्यों तुम्हारे जीवन में वो घटना आए तो तुम अपने आप को सतर्क रखो, अपने आप को संयमित रखो। क्योंकि पराशर जी के जीवन में आया, नारद जी के जीवन में आया, तो हम लोग तो कहीं नहीं टिकते उनके सामने। इसीलिए उन महापुरुषों के जीवन में जो संघर्ष आया, उनके उपदेश से शिक्षा लेते हुए जब हम अभ्यास का प्रयोग करते हैं, जब हम संयम का प्रयोग करते हैं, तो अगर मन भी आपका भटकना चाहे तो आप पतित नहीं होंगे, इसलिए बताया मैंने। तो एक नॉर्मल सिचुएशन में कोई व्यक्ति जिसको बाइपोलर न भी हो, आज की मेरी जनरेशन में क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वो उस लड़की का फोटो लेना चाहता साइड से कहीं से, वो उस लड़की का नंबर लेना चाहता, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो फॉलोअर पर्सनालिटी और मेंटर पर्सनालिटी ने आपस में एक कन्वर्सेशन किया, एक न्यूरो कन्वर्सेशन किया, जो मैंने आगे लिखा है। तो क्या हुआ, माई माइंड स्प्लिट द पर्सनालिटी इनटू टू अपोजिट न्यूरो इंडिविजुअल बन गए दोनों। द मेंटर वाज एट इट्स वर्क। जब मेंटर ने देखा कि भैया मन गड़बड़ा रहा है, इस मन को निग्रह की आवश्यकता है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, तो निग्रह कैसे किया? तो मेंटर पूछता है, सो व्हाट्सअप, क्या चल रहा है भाई? फॉलोअर बोलता है, नथिंग स्पेशल, जस्ट सम सैड थॉट्स, बस कुछ उदासी है मन में। तो मेंटर बोला, बट दैट्स नॉट एबनॉर्मल टू यू, यू हैव बीन सैड मेनी टाइम्स बिफोर, व्हाट्स स्पेशल इन दिस? भाई उदास तो तुम कई बार रहे हो, तो इस वाली उदासी में क्या है ऐसा विशेष कि तुम ज्यादा ही उदास लग रहे हो, बताओ। तो फॉलोअर कह रहा है, फीलिंग मोर अनईजी विथ अनसर्टेनिटी नेवर लाइक बिफोर। इस बार कुछ ज्यादा ही रेस्टलेसनेस है, कुछ ज्यादा बेचैनी है, कुछ ज्यादा ही एकदम अनसर्टेन भाव आ रहे हैं, जैसा पहले अनुभव नहीं किया। तो मेंटर बताता है उसको, यू आर गोइंग थ्रू इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेज। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण शारीरिक और रासायनिक हार्मोनल परिवर्तन से गुजर रहा है। दिस एज इज अ स्क्वायर which might lead to good or even bad। ये वो चौराहा है तुम्हारे जीवन का, जहां से तुम आगे अच्छाई के मार्ग पर भी जा सकते हो और बुराई के मार्ग पर भी जा सकते हो। द फीलिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग इज कॉल्ड लव। तुम जिस भावना को भी अनुभव कर रहे हो उसको लव कहते हैं, प्रेम कहते हैं। एन इमोशन डायरेक्टली कनेक्टेड टू काम पुरुषार्थ। जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें ये वाली भावना का संबंध काम पुरुषार्थ से है, जो हार्मोन डेवलप होने के कारण अब तुम जीवन में पहली बार अनुभव कर रहे हो। अब यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। अच्छा, उस समय तक मैं काम सूत्र का अध्ययन पूर्ण कर चुका था, वात्स्यायन महर्षि के काम सूत्र का अध्ययन में कर चुका था और पिताजी को बताकर कर चुका था। जब पिताजी बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ रहे थे तो उसके अंतिम में गर्भाधान वाला भी प्रकरण है, तो पिताजी वो पढ़ रहे थे, तो मैंने वो सब भी जाना, वहां से वह सब भी सैद्धांतिक बातों को, शांकर भाष्य बृहदारण्यक उपनिषद का गर्भाधान वाला प्रकरण। चूंकि इधर तो बायोलॉजी पढ़ा ही रहे ना, सेक्स एजुकेशन आधुनिक शिक्षा वाले, तो भैया जब बायोलॉजी पढ़ा ही रहे सेक्स एजुकेशन वाले, तो शास्त्रीय पद्धति से सीखो ना कि कैसे क्या शास्त्र कहते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अंत में जो शांकर भाष्य है गर्भाधान प्रकरण पर, उसकी बातों पर उस समय हम पढ़ ही रहे थे, तो लगे हाथों महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र भी हमने पढ़ा था उस समय। हालांकि उस समय जो हमने कामसूत्र पढ़ा वो मुख्य ये नहीं पढ़ा था, मतलब सूत्र और उसका भाष्य नहीं पढ़ा था उस समय उसका एक समराइज्ड अंग्रेजी ही हमने वर्जन पढ़ा था, क्योंकि उस समय मेरे पास वो पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जो मुख्य विषय है, जो उसका एक जो समराइज जो उसका विषय है, अंग्रेजी में मैंने पढ़ा था और फिर बाद में विधिवत उस ग्रंथ को हमने मंगाकर फिर पढ़ा और पिताजी को बताकर कि पिताजी हम ये पढ़ रहे हैं। पिताजी बोले अच्छा ठीक है पढ़ो, क्योंकि घर में ही रहते थे ना, पढ़ने कहाँ बाहर जाए और क्यों जाए बाहर। पिताजी कहा पिताजी मैं ये पढ़ रहा हूँ। पिताजी बोले अच्छा क्या लिखा है और क्या बात है। तो मेरे जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि रजोधर्म क्या है, गर्भाधान क्या है, लेकिन मेरे घर में इन सब विषयों को टैबू नहीं माना जाता, उसकी शास्त्रीयता पर चर्चा होती। 6 वर्ष की अवस्था में मुझे रजोधर्म के विषय में ज्ञात था, उसकी मर्यादाओं के विषय में ज्ञात था। जब मेरी माँ रजस्वला होंगी तो मेरे पिताजी स्वयं भोजन बनाते थे, तो मैंने पूछा माता जी से क्या पूजा क्यों नहीं करती हैं, पिताजी भोजन बना रहे, तो माता जी बोली मैं अशुद्ध हूँ। तो मैंने पूछा अशुद्धि क्या होती है, आप अशुद्ध हैं तो कैसे नहा लीजिए। बोले नहीं, ये अशुद्धि ऐसी होती है। देवराजेंद्र का ये सब प्रकरण, ब्रह्म हत्या, वो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध, ये सब बताए। फिर बोले कि इस बात से, इस घटना के कारण स्त्रियों में इन आयु वर्ग के मध्य ऐसे कुछ परिवर्तन हर महीने होते हैं। तो मैं समझ गया। कितनी उम्र थी मेरी? 6 वर्ष। 6 वर्ष की उम्र में तो लड़कियों को ये पता नहीं होता, मुझे स्वयं पता था। क्यों? हमारे यहाँ इन सब बातों को छिपाया या टैबू नहीं माना जाता। एक स्वस्थ मानसिकता के साथ एक स्वस्थ चर्चा की जाती है इस विषय में, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। क्या ठीक है, गर्भाधान है, रजोधर्म है, हर जीव के साथ है ना। आप उस शरीर में रह रहे हैं तो आपको शरीर के बारे में पता होना चाहिए ना। तो शास्त्र का इसमें ये मत है। बाहर वाले बताएंगे, विकृत रूप में बताएंगे, शास्त्र के विषय से जानोगे तुरंत सीख जाओगे। यही कारण है कि इन विषयों को लेकर कभी हमारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आया।
जिन विषयों पर लोग बात करने से हिचकते हैं, मैं उनको उस पद्धति से जान चुका हूं बहुत पहले, जब काम भाव का उदय ही नहीं हुआ था, तब भी गर्भाधान और रजोधर्म इत्यादि विषय में हमको ज्ञात था। हाँ, तो ये मेंटर पर्सनैलिटी ने फॉलोवर को बताया कि तुम काम पुरुषार्थ के विषय में तो सैद्धांतिक रूप से जान ही रहे हो, अब तुम उसको अनुभव कर रहे हो हार्मोनल चेंज के कारण। तो यही वो चौराहा है जो तुमको अच्छाई की ओर ले भी जा सकता है और बुराई की ओर भी ले जा सकता है। ये सब मैं बताऊंगा, आप सब इसको सीखिए, क्योंकि हर व्यक्ति के, आपके बाल बच्चों के जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं। हाँ, आपके बाल बच्चों के आपके जीवन में भी आए होंगे। इसमें किसी को ब्रह्मचारी और व्यभिचारी नहीं बता रहा हूं, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं और उस सिचुएशन से लड़ने की बात बता रहा हूं कि मनो दुर्निग्रहम चलम, तो मन का निग्रह कैसे किया जाता है, ऐसे विवेक का प्रयोग करके किया जाता है। तो क्या हुआ, जब फॉलोवर ने कहा एज द 3rd चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता स्टेट्स, 3रा अध्याय, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम हि वैरणम, उस श्लोक के अर्थ में बता रहे हैं काम एंड क्रोध आर टू नोटोरियस एंड विशियस एनिमीज who lead the person into deep pap sin. In the 16th chapter, it is said that Kam is one of the 3 doors who lead to Narak. The 2 others are Krodh and Lobh. तो फिर मेंटर ने कहा चलो गीता तो पता ही थी बचपन से, तो ये सब तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव या त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः या असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये सब तो गीता का सिद्धांत पता ही था। तो हमने कहा हाँ ये तो हम जानते हैं। तब फिर मेंटर ने कहा व्हाट डज श्री कृष्ण कमांड्स ओवर दिस, अब बताओ। तो फॉलोवर ने कहा इन द लास्ट वर्स ऑफ 3rd चैप्टर ही सेज टू किल कंक्वेयर द काम एज इट इज वेरी पावरफुल एनिमी। समझ गए आप लोग? इतने आप लोग तो आज की पीढ़ी की अंग्रेजी जान ही रहे हैं। तो फिर मेंटर ने पूछा इज काम ऑलवेज बैड, क्या काम सदैव गलत है? फॉलोवर ने फिर बताया नो, इन द 7th चैप्टर श्री कृष्ण सेज दैट काम इफ रेगुलेटेड बाय धर्म becomes divine and considered to be a form of Krishna himself. क्या काम सदैव गलत है? नरक का द्वार है ना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। मैं तो धन्यवाद दूंगा शिवांश को कि वो मेरे जीवन से जुड़े ऐसे पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जिससे लोगों को सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अब मैं इसको कोई विवाद मानता ही नहीं, मैं तो भगवती की कृपा मानता हूं कि शिवांश के मुख से उन्होंने ये सब बातों को सार्वजनिक करवाया, ताकि लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के स्पष्टीकरण के ही बहाने सही, लेकिन लोग समझें कि जीवन कैसे है, जीवन में क्या धर्म का स्थान है। धर्म का एक पुराण में मिला था मुझे, थोड़ा भी संदर्भ, धर्मो रक्षति रक्षकम ऐसे मिला था। रक्षता वाला तो है, धर्मो रक्षति रक्षकम मतलब धर्म अपनी रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। ये भी एक शब्दावली मुझे मिली थी, अभी 3-4 दिन पहले ही मिली थी, कहीं किसी पुराण का ही उदाहरण से मिला था। तो ये जो मैं बता रहा हूं, अब इसमें मेरे सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा का कोई विषय ही नहीं रहा। मैं तो बहुत खुलकर इस पर चर्चा करना चाहता हूं, हाँ, और उसी प्लेग्राउंड में चर्चा करना चाहता हूं, उसी अखाड़े में खेलना चाहता हूं जो अखाड़ा शिवांश ने तैयार किया है। हाँ, लेकिन कहाँ तक करूंगा? जहां तक फाइनल कॉल के 2 भाग उसने कल बनाए थे, फिर वो अपना लाइव करते रहे हजारों, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये बता दूंगा कैसे मेरे जीवन से जुड़ी घटनाओं को फैब्रिकेट करके मुझे नोटोरियस बनाया जाता है, मेरे साथ क्या मेरा दुष्प्रचार किया जाता है। ठीक है, आगे बताता हूँ। तो क्या काम सदैव बुरा है? बोले नहीं। मेंटर ने बताया फॉलोवर को कि नहीं 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर काम पर धर्म का नियंत्रण हो तो वो मेरा ही स्वरूप माना जाना चाहिए। क्या है श्लोक? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अच्छा, कोई कमेंट भी लिख दिए हैं? हाँ, ये कौन है? ओम मेहता। धर्मा अभी गलत लिखे, लेकिन वो श्लोक टाइप करने में गलती हुई, लेकिन संदर्भ उनका ठीक है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये बात है। गौतम बुद्ध वाले विषय पर कुछ कमेंट कर रहे हैं। गौतम बुद्ध वाले विषय पर अगर शिवांश कुछ कहेगा तो हम उत्तर देंगे, और अगर नहीं कहेगा तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध के विषय में जो हमने वीडियो बनाया है वहाँ सारे शास्त्र प्रमाण हमने रख दिए हैं, उसको एक बार सुन लो। अब हम आगे आते हैं इस विषय पर। मैंने आगे क्या लिखा है? तो फॉलोवर ने बताया नो, इन द 7th चैप्टर श्री कृष्ण सेज दैट काम इफ रेगुलेटेड बाय धर्म बिकम्स डिवाइन एंड कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ कृष्ण हिमसेल्फ। तो मेंटर ने कहा इज योर क्लासमेट सुटेबल टू यू इन कॉन्टेक्स्ट टू एज और वर्ण धर्म? आर योर डीड्स रेगुलेटेड बाय धर्म? अब ये बताओ कि जिस काम का तुम अनुभव कर रहे हो वो त्रिविधम नरकस्येदम वाला काम है कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु वाला काम है? चिंतन होगा ना। और सुन लो, जिस उम्र में लोग लड़कीबाजी करते हैं उस 16 साल की और परिपक्व अवस्था में भी बैठकर ऐसे आत्मचिंतन करता था, अपने शरीर में निकलने वाले उठने वाले वैसे भावनात्मक उहापोह की स्थिति में। तुम्हारे समान मैं
अव्यवस्थित और अमर्यादित जीवन नहीं जी रहा था शिवांश कि बाद में सुधरूं। खैर, तो शिवांश वाली वीडियो को मैंने रोक ही दिया, अभी इस विषय पर ही ये लाइव जो है वो करूंगा मैं अभी, जब तक ये संभव होगा करना, फिर कुछ थोड़ा विश्राम करके भगवती का मध्याह्नकालीन श्रृंगार इत्यादि करके फिर आऊँगा इस विषय पर आगे। खैर, तो मेंटर ने पूछा, मतलब विवेक ने पूछा अनुयायी से, मेंटर ने पूछा, जो मार्गदर्शक है उसने पूछा फॉलोवर वाली मेंटेलिटी से, अच्छा ठीक है बताओ कि क्या वो जो क्लासमेट है वो उम्र की दृष्टि से, क्योंकि उम्र में हमसे साल भर 6 महीना बड़ी होगी, तो वो उम्र की दृष्टि से या वर्ण धर्म की दृष्टि से क्या वो तुम्हारे अनुकूल है, क्या तुम्हारा यह चिंतन या कृत्य धर्म के अनुकूल है? तो मैंने कहा नहीं। फॉलोवर ने, मतलब दोनों तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, मेंटर पर्सनैलिटी भी मेरी है बाइपोलर में और फॉलोवर भी मैं ही हूँ, तो फॉलोवर पर्सनैलिटी ने कहा नो, डिजायरिंग हर कैन लीड मी टू द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल फॉल रिजल्टिंग इन टू लूजिंग माई अथॉरिटी एज ब्राह्मण। नहीं, उसकी कामना करना, उसके प्रति आकर्षित होना मुझे आध्यात्मिक पतन, हालांकि स्पिरिचुअल शब्द मैंने लिख दिया है अंग्रेजी में लिखने के कारण, आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाएगा और मुझे ब्राह्मणत्व से पतित कर देगा। मेंटर ने फिर पूछा, इवन फ्रॉम अ जनरल व्यू डू यू थिंक दैट शी माइट एक्सेप्ट योर प्रपोजल? मेंटर ने पूछा, अच्छा चलो धर्म को रहने दो, केवल अगर नॉर्मल समाज के व्यवहार की दृष्टि से भी कहें तो अगर तुम कह देते हो उससे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो क्या वो स्वीकार कर लेगी? फॉलोवर का नेवर, वेल आई एम नॉट गोइंग टू प्रपोज हर, आई एम ट्राइंग हार्ड टू फॉरगेट हर। फॉलोवर का कभी वो स्वीकार नहीं करेगी, और वैसे भी मुझे प्रपोज इत्यादि वाला कोई विषय ही नहीं यहाँ पर, मैं तो उसको भूलने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो मेंटर ने कहा, व्हाट डू यू वांट नाउ? अब तुम क्या चाहते हो? तो फॉलोवर ने कहा, आई वांट टू ओवरकम दिस सिचुएशन, मुझे इस सिचुएशन से निकालो, हे विवेक मेरा मार्गदर्शन करो, हे मेंटर तो मुझे बताओ मैं इससे कैसे निकलूं। तब मेंटर ने सलाह दी, और वो सलाह केवल मेरे लिए नहीं आप सबों के लिए। क्लोज ऑल कॉन्टैक्ट्स, जितने परिचय सब तोड़ दो, एकांत में जाओ पहले। इंक्रीज द डोज ऑफ म्यूजिक, संगीत का डोज बढ़ाओ। वॉक एज मच एज यू कैन टू रिलीज एनर्जी, अपने शरीर की ऊर्जा को निकालने के लिए। हस्तमैथुन मत करो, ये नहीं कह रहा है कि मास्टरबेट करो, वॉक करो, पैदल चलो, अधिक से अधिक पैदल चलो। और मैं 12-12 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलने लगा संगीत सुनते हुए, ताकि शरीर थकेगा तो जल्दी सोएगा, क्योंकि नींद नहीं आती थी ना, तो जल्दी शरीर थकेगा तो सोएगा, या नहीं भी थकेगा सोएगा तो कम से कम ऊर्जा निकल जाएगी, ऐसे ही कैलोरी बर्न होगी, ऊर्जा निकल जाएगी। तो पहले संपर्क तोड़ लो एकांत में, केवल तुम एकदम अंतर्मुखी हो जाओ। ये मैंने किया और ये काम आया मेरे। आप लोग भी अगर जीवन में ऐसे सिचुएशन आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी तो ट्राई कर सकते हैं। संगीत का डोज बढ़ाओ, उससे मन केंद्रीकृत रहेगा, भटकेगा नहीं। पैदल अधिक से अधिक चलो। स्पेंड योर टाइम अवे फ्रॉम फैमिली, परिवार से थोड़ा दूर रहो। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा था मेंटर ने, लेकिन मैंने काम किया ये वाला। रीड ग्रंथ शास्त्र, स्टार्ट राइटिंग समथिंग, और उसी समय दिस इज हाउ एंड व्हेन आई बिकेम एन ऑथर। उसने मुझे कहा कि पुस्तक लिखना प्रारंभ करो, क्योंकि दिमाग वहां लगा रहेगा ना, क्रिएटिविटी बढ़ेगी तुम्हारी। वॉच मूवीज ऑफ योर इंटरेस्ट, तुम्हारी पसंद की फिल्में भी देखो। तो मैंने उस समय फिल्में देखी थी बहुत सारी, लॉर्ड ऑफ रिंग्स मैंने देखी थी उस समय, हॉबिट मैंने देखी थी, और मैंने मार्वल सीरीज की कुछ देखी थी उसमें, एवेंजर्स इत्यादि देखी थी। और मैंने ऐतिहासिक फिल्म बहुत ज़्यादा देखी थी, मिडिवल टाइम्स की ऐतिहासिक फिल्में बहुत ज़्यादा देख दी। और इसके कारण क्या हुआ वो दिमाग, इफ रोम इन नेचुरल और प्ले वीडियो गेम्स फॉर डिस्ट्रैक्शन, तो मैं स्वीकार करता हूं मैंने आईजीआई खेलना प्रारंभ किया था उस समय। थोड़ा सा मतलब किसी भी प्रकार से मन को बिल्कुल उस टॉपिक से अलग ले जाओ। संगीत सुन रहे हो, संगीत सुनकर थक गए, अब कितना सुनेंगे, तो ग्रंथ लिखने बैठ जाओ, कुछ पढ़ने बैठ जाओ। वहां से मन उब गया, थोड़ा सा कुछ फिल्म इत्यादि देख लो, लेकिन मन को उलझाए रखो अलग सेक्टर में, बिल्कुल उधर जाने ही मत दो, उधर सोचने ही मत दो, काम वाले विषय से बिल्कुल दूर रखो। ये मैंने किया, किसी से कोई परिचय नहीं, कॉन्टेक्ट खत्म। तो चलो पैदल, संगीत सुनते सुनते, वहां से अब कितना सुनेंगे, जब मन उच्चाटन हो गया तो लिखो पढ़ो, कुछ लेखन में गतिविधि करो, कुछ लिखने पढ़ने लगो। लिखने पढ़ने से थक गए, थोड़ा मन फ्रेश करने के लिए 1-2 फिल्म देख लिया, फिल्म देखने से उठ गए, थोड़ा वीडियो गेम खेल लो, थोड़ा आराम कर लो। तो अलग अलग विभागों में अपने मन को लगाए रखो। ये मैंने किया और ये लागू भी हुआ। यही कारण है कि मुझे तुम पतित नहीं कर सकते हो। मैंने स्वयं को उस सिचुएशन से निकाला, और निकालने के बाद इसको मैंने लिखा ताकि और भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा फंसा हुआ अनुभव करे तो पतन से स्वयं को बचाए, वो प्रेरणा प्राप्त करे। मैंने GTA वाइस सिटी खेले, मैंने IGI खेली, मैंने सिंगुलैरिटी खेला, मैंने डुकाटी ये सब खेला, NFS खेलता था। मतलब खेलता मतलब ऐसा नहीं घंटों, आधा घंटा खेल लिया, कैफे गया, 10 रुपया दिया, आधा घंटा खेल लिया, दिमाग डाइवर्ट हो गया अपना ही। लेकिन वहां जो मेरा चिंतन जा सकता था उससे मैं निकल गया, ये बात है। अब बताओ कितने जो मठाधीश जो खुलेआम व्यभिचार कर रहे हैं, मैं तो केवल एक आकर्षण था, वो भी मैंने दूर कर लिया।
लेकिन जो मठाधीश खुलेआम मठों में विचार कर रहे हैं उन पर तुम चर्चा नहीं करना चाह रहे। मठों की अनीति पर, समलैंगिकता पर चर्चा नहीं करना चाह रहे। तुम चर्चा का विषय ये लाए हो, तो यही सही, इसी के माध्यम से हम समाज को ज्ञान और मार्गदर्शन देंगे। तुम मेरी अच्छाई से भी सीख सकते हो मनुष्यों, और मेरी बुराई या जहां मैं गलत था वहां से भी तुमको एक शिक्षा ही दे दूंगा, लेकिन तुमको कभी गलत की सलाह नहीं दूंगा। खैर, अब क्या हुआ। इफ रोम इन नेचुरल प्लेसेज, हाँ मैं झरने, पहाड़, नदी खूब घूमता था मैं प्राकृतिक जगहों पर जाकर। और क्या हुआ, इफ फीलिंग एनी स्लीप डिस्टर्बेंस यू मे टेक नॉन एडिक्टिव लो पोटेंसी पिल्स। अगर सोने में दिक्कत हो तो तुम कम मात्रा की लो पोटेंसी की जो नॉन एडिक्टिव है कुछ स्लीपिंग पिल्स भी ले सकते हो, ऐसा विवेक ने कहा था। हालांकि इसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन एक सलाह थी। एंड आई फॉलो द स्टेप्स एंड विदाउट डूइंग एनी इमेच्योर और सिली एक्ट आई ओवरकेम द प्रॉब्लम। ये बात है। हाँ, ये जो मैंने कोई भी अपरिपक्व गतिविधि की या इमेच्योर एक्ट किए हुए मैं इस सिचुएशन से निकला। इट टुक मी अबाउट 1 whole year टू बिकम नॉर्मल, बट मेनी वैल्यूएबल लेसन्स ऑफ लाइफ वर लर्न। जीवन के उस पड़ाव में व्यक्ति बहुत से अनुभवों से गुजरता है और उसके अनुभव उसको जीवन में बहुत काम आते हैं, वो ठोस नींव डालते हैं उस समय। तो मुझे इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलने में 1 साल का समय लगा इसी रूटीन के अनुसार। और उस समय जो मैं अनुभव प्राप्त किया उससे मेरे संयम को बहुत तीखी धार मिली, बहुत मतलब प्रबल हुआ वो, बहुत ठोस हुआ वो। अब आगे है क्या, दिस वाज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ कंट्रोल व्हेन आई वाज ट्रैप्ड इन अ सेंसिटिव एंड अ स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक लव, and that's also in a sensitive age of 16, but the strong training and morals provided by my parents were always there with me as an internal guide। हाँ, अब कई बार क्या हुआ, ऐसा अवश्य है, जब मेंटर की बात उतनी प्रभावी नहीं हो पाई तब मैं बाहर लोगों से डिस्कस करके सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए मार्गदर्शन भी लिया हूँ। पहले वाले सिचुएशन में तो मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं, बाहर से, अंदर में ही वो आत्मचिंतन से सारा नियंत्रण हो गया। लेकिन कहाँ जहां पर वो वाला सामर्थ्य काम नहीं आ रहा था वहां बाहर भी हमने सलाह ली। जैसे कि या फिर मेंटर को एक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, इससे पहले कि ये वाला पर्सनालिटी एक्टिवेट होती, ये वाली पर्सनालिटी एक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जांपल, वंस आई सॉ अ बुचर स्लॉटरिंग अ गोट व्हिच फिल्ड माय हार्ट विद सैडनेस एंड पिटी। मैंने रास्ते से मैं जा रहा था एक, और मेरे पास उसमें चाकू इत्यादि होते थे, अभी भी होते हैं चाकू इत्यादि, चाकू है और ये लाइटर है। तो लाइटर का कोई मेरे बैग में देख लेगा, कहेगा गांजा फूकता है, नहीं। रात्रि को कुछ जलाना है, जंगल में रहना है तो लाइटर रखता हूँ, माचिस बारिश में भीग जाएगा ना तो लाइटर रखता हूँ उसके लिए। चाकू रखता हूँ सुरक्षा के लिए, जंगल पहाड़ इत्यादि के लिए। रस्सी काटनी है, कहीं कोई सुरक्षा के लिए काम आ जाए उसके लिए रखता हूँ। वो मेरा एक कैंपिंग किट है, उसमें चाकू है, कुल्हाड़ी है, उसमें लाइटर है, रस्सी है, वो पूरा एक कैंपिंग किट है। जंगल में कैंप रहेगा कहीं तो उससे क्या होगा, वो सब तो कैंपिंग किट में आता है ना। तो चाकू था मेरे पास। तो मैंने किसी कसाई को देखा, कसाई खाने में बकरे को काटते हुए, तो मुझे बहुत दया आई। मैं बस ये अनुभव करना चाहता था कि कैसा लगता है। तो मैंने चाकू निकाली, अपने हाथ में छोटा सा कट लगा लिया। वो कट अभी भी यहाँ निशान में है। और इस कट का एक अच्छा लाभ ये है कि भविष्य में कोई मेरी नरबली नहीं दे सकता है। अगर कोई तांत्रिक मेरी नरबली भी देना चाहे तो ये दोष हो गया शरीर में, कट जो लग गया ना उसके कारण कोई नरबली अब नहीं दे सकता, अयोग्य हो गया मैं नरबली के लिए। खैर, तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, वंस आई सॉ अ बुचर स्लॉटरिंग अ गोट व्हिच फिल्ड माय हार्ट विथ sadness and pity. The next day, to feel the part of that pain, I stabbed my left hand with sharp knife. I was sitting in a bus returning from a trekking journey, suddenly drove my knife and stabbed my hand. My co-passenger offered his handkerchief to tie over the bleeding wound. No time was provided for the mentor to act. ये मैंने बताया, ये भी मैंने एक उदाहरण दे दिया। कोई मूर्ख कह रहा है कि काम शास्त्र आर नॉट पार्ट ऑफ सनातन। बताओ, मैं ये डिलीट नहीं करूंगा। जो कह रहा है ना कि डिलीट मत करना, मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। हाँ, ये कह रहा निग्राजार एक्सपोज हो गया। अगर तुम इसको एक्सपोज मानते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम पूरी क्लिप बढ़ाओ, आधी अधूरी क्लिप मत काटना, पूरी बात तुम करना। अब आगे एक दूसरा सिचुएशन में बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब एक मैं बता रहा हूं।
2018 की बात मैं बता रहा हूँ, पेज 32 के अंत से है, यहाँ भी नेम नॉट डिस्क्लोज रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी। हाँ, ये वाला विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़कर बता रहा हूँ। एक स्थान पर मैं गया था, कहीं धार्मिक सेरेमनी थी, वहाँ मैं गया था, 10 दिन के लिए मैं रुका भी था, कुछ लोग भी थे मेरे साथ वहाँ पर। एज इट वाज अ लार्ज फंक्शन, मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज वेर इन्वाइटेड इन्वॉल्व। क्योंकि एक बड़ा समारोह था, 10 दिन के लिए मैं उस समारोह में गया था, तो बहुत जगह से बहुत सारे लोग आए थे। माई अटेंशन वाज ड्राइवन बाय अ गर्ल फ्रॉम द होस्ट साइड एंड फॉर अ सेकेंड टाइम आई फेल इन टू लव। पहला सिचुएशन तो मैंने दे दिया, क्लासमेट वाला, उसके विषय में सब बता चुका हूँ, बिना कुछ घटाए और बिना कुछ बढ़ाए। जो जैसा लिखा है, जो जैसा हुआ वैसा मैंने लिखा, और जैसा लिखा वैसा मैंने पढ़ के अनुवाद समेत आपको बता दिया। लेकिन दूसरा सिचुएशन यहाँ पर थोड़ा अलग है। ये अलग इसीलिए है क्योंकि उस समारोह में 2018 की बात है, मेरा ध्यान एक कन्या के प्रति आया जो उस आयोजक परिवार के किसी दूर के रिश्तेदार में थी। ठीक है, मैंने उससे कोई बात तब भी नहीं की, उससे कोई वार्तालाप नहीं किया, किसी को मैं परेशान नहीं करता। हाँ, और दूसरी बार मुझे लव वाली भावना जो मैंने पहले की थी उसका अनुभव एक बार फिर से हुआ। आई डिडंट टॉक टू हर, ऑल्सो नॉट डिस्कस्ड अबाउट हर विथ एनीबडी एट द टाइम। The ceremony was over and everyone was back at home, but I was unable to forget her and the reoccurring thoughts created a loophole for me. लेकिन मैं जब लौटा तो मैं उस व्यक्तित्व को भूल नहीं पा रहा था। इसका कारण था क्या? पहला, वो शाकत द्वीपीय थी, तो यहाँ धार्मिक आपत्ति नहीं। दूसरा, हमसे उम्र में कम थी। तीसरा, गृह कार्य में बहुत अधिक कुशल थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भावना आई, जिसको मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं और जिसको उसके पेरेंट्स भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई छिपी बात है। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भावना आई कि इसी प्रकार से कोई सभ्य आचरण वाली, जो घर कार्य में दक्ष भी हो, विनम्र स्वभाव की हो, शाकरद्वीपी हो, उम्र में कम हो, वो हमारे पत्नी बनकर हमारे घर गृहस्थी को संभाल सकती है, भाव था हमारे मन में। तो इसके कारण जब मेरा उसके प्रति जो मन था वो आकर्षित होने लगा, तो यहाँ तो वर्ण धर्म वाली आपत्ति भी नहीं आएगी ना, इसीलिए मैं वापस आया। तो मैं उस व्यक्तित्व से अपने दिमाग को हटा नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति से मैंने उसके विषय में पूछा था, होस्ट फैमिली से जुड़े हुए। तो द फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड अबाउट दिस वाज द गर्ल्स मैटरनल अंकल। जो पहला व्यक्ति जिससे मैंने इस विषय में खुलकर बात की, वो उस लड़की के मामा लगते थे, सगे भी नहीं थे, दूर के मामा लगते थे, लेकिन मामा के ही समान थे वो। मैंने उनसे कहा कि देखिए, वो जो आपकी सगी भांजी तो नहीं है, लेकिन वो हैं, उनके प्रति मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है। तो मैटरनल आंट, मामी से, मामा से नहीं, मामी से, मैटरनल आंट। She was although shocked but consoled me by informing that the girl was already in love with another person. तो मामी जो उस लड़की की थी, उसने बताया कि उनको तो पहले आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे धैर्य बंधाया कि नहीं, उस लड़की को पहले से किसी लड़के से प्रेम है। Luckily, I mutually know that person and he was just perfect for her. सौभाग्य से वो जिस लड़के से प्रेम करती थी उसको भी मैं जानता था, और उम्र, वर्ण, धर्म, वो भी शाकरद्वीपीय था, वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उस लड़के से अगर उसका विवाह हो जाता तो कोई आपत्ति भी नहीं थी। मैं यहाँ किसी का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बस एक सिचुएशन दे रहा हूँ, चूंकि वो पुस्तक में मैं लिख चुका हूँ और उसको लेकर तुम लोग आपत्ति कर रहे हो। सो ऑन अ फर्स्ट थॉट आई ट्राइड कंट्रोलिंग माई सेल्फ। अब ठीक है, वो लड़की किसी और से प्रेम करती है, वो भी शाकरद्वीपी है, वो भी, उसमें भी कोई उम्र या वर्ण धर्म की कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं सोचा कि ठीक है, फिर अगर वो किसी और के प्रति आकर्षित है तो फिर मैं उसका चिंतन नहीं करूंगा। अगर कहीं और वो आकर्षित नहीं होती तब हम बात करते घर में उसके कि भाई आप कन्यादान कर दीजिए, जो वही विधान है। क्या शास्त्रों में, भागवत में देख लो, महाभारत में देख लो, रुरु और प्रमद्वारा का वर्णन नहीं है, जहां महर्षि रुरु प्रमद्वारा नाम की कन्या के प्रति आकर्षित होते हैं, अपने पिताजी को बताते हैं, दोनों परिवार में बात होती है, फिर वहां पर एक आकस्मिक दुर्घटना के बाद फिर दोनों का विवाह भी होता है। यही तो प्रोसेस है ना भाई। तो ये जो प्रोसेस है उसी के आधार पर मैं चल रहा था। इसमें तुम क्या पतन और क्या विलासिता दिखा रहे हो? क्या हम उस लड़की का पीछा कर रहे थे? क्या हम कोई दुर्व्यवहार कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप कहीं गए हैं, कोई लड़की को आप देखते हैं विनम्र है, घर कार्य में दक्ष है, पढ़ी लिखी है, कोई ताम झाम नहीं है जीवन में, ऊपर से अपने वर्ण, जाति, धर्म, अवस्था के अनुकूल है, धार्मिक आपत्ति नहीं है, सामाजिक आपत्ति नहीं है, तो आप डिस्कस करेंगे ना रिश्तेदारों से कि भाई मुझे मन है वहां विवाह करने का। तो अगर होगा तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन कहीं भी विवाह होता है तो 10 जगह रिश्तों कैसे चर्चा चलती है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति गलत मार्ग का आश्रय ले तो गलत है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया ना जो तुम मुझे बदनाम करने के लिए रेफरेंस दे रहे हो। तो क्या हुआ, जिस लड़के से उसको प्रेम था वो भी शाकरद्वीपी, और वो लड़का भी अपना रोजी रोजगार वाला ठीक था, चरित्रवान था, कोई नशा नहीं, व्यसन नहीं। तो मैंने कहा चलो वो भी लड़का ठीक है उसके लिए, और उसको प्रेम है तो अपना ठीक है, वो अपना समझ लेंगे, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, मैं उसको इस विषय से दिमाग हटा देता हूँ। लेकिन
I tried controlling myself. The aunt also assured that she will try to have a conversation with the girl about me over this topic. लेकिन जो मामी जी थी उस कन्या की, दूर की मामी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं उस लड़की से बात करूंगी, उसके घर वालों से बात कर लूंगी, अगर उनका अनुकूलता होगी तो फिर इधर बात आगे बढ़ेगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मेरी स्थिति बिगड़ती गई। एट द टाइम फ्लू माई कंडीशन वर्सेंड। मैंने और भी लोगों से बात की तो लोगों ने यही कहा, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आई नेवर थॉट दैट यू कुड फॉल इन सच अ ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन, यू आर ऑलवेज एट हाई मॉरल्स एंड एज फार एज माई नॉलेज डिस्क्राइब्स द गर्ल इज ऑलरेडी इन लव विथ अनदर, सो यू मस्ट हैंडल द सिचुएशन एट योर ओन। लोगों ने, मैंने जिनसे जिनसे सलाह मांगी उन्होंने कहा कि आप खुद इसको संभालिए, मैं इसमें क्या पढ़ूँ, सामाजिक बात है। और मैंने कभी इसमें कोई तमाशा नहीं किया, मैंने बस सलाह मांगी लोगों से कि देखो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ अविवेक से निर्णय लेता हूं तो मेरा लोग पर लोग दोनों बिगड़ता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने परम मित्र अभिजीत दुबे से डिस्कस किया। अभिजीत दुबे को कहा कि अच्छा, उसको मेरे उस डिप्रेस्ड बिहेवियर से पहले अनुमान लग गया था कि कोई तो बात है। जैसे दुष्यंत शकुंतला के प्रकरण में दुष्यंत के हाव भाव को, या शंतनु और सत्यवती प्रसंग में भीष्म पितामह को लग गया था कि पिताजी के साथ जीवन में ऐसा कुछ है, तो सिचुएशन से समझ गया था अभिजीत। तो उसने सीधे मुझसे पूछा कि क्या कोई प्यार का मामला है। मैंने कहा हाँ। ही सेड, सो यू आर अगेन इन लव। सी अगेन शब्द से ही रेफर टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 2013, वो जो पिछला केस नहीं मैंने बताया क्लासमेट वाला, तो उसको लगा दोनों समान सिचुएशन है। मैंने कहा नहीं, पहला वाला जो था, I cleared the situation that both cases are different. The first case was a result of adolescence and hormonal changes. I never tried or wanted to make a bonding with my classmate. Instead, I tried to forget her and even succeed in this. But the new situation is different. I am no longer a teen and I don't want to forget. I want to achieve her. ऐसा मैंने कहा. I want to marry and lead a happy life. Avijit asked if I had a photo or phone number or if I knew her address. अभिजीत ने पूछा कि क्या आप उसका पता जानते हैं। मैंने कहा नहीं। दूसरे राज्य में। क्या आप उसका फोटो जानते हैं? नहीं। क्या आप उसका नंबर दे सकते हैं? नहीं, कुछ था ही नहीं मेरे पास, मैंने लेने का प्रयास भी नहीं किया। And I stated that I don't want to keep her photo or phone number without her consent and I don't know where does she resides. It's strictly against my morals to keep a girl's photo or number without her permission. मैंने स्पष्ट कहा अभिजीत को कि देखो, मेरे मन में जो भाव है वो यही है कि मैं विवाह करके उसके साथ घर बसाऊं, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा और मैं इधर से निकल भी नहीं पा रहा हूं, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा फोटो है, नंबर है, एड्रेस है, आगे कैसे बात होगी। तो मैंने कहा कुछ नहीं मेरे पास, और सबसे बड़ी बात, किसी भी लड़की की अनुमति और संज्ञान के बिना मैं उसका फोन या फोन नंबर और फोटो मेरे पास क्यों रखूं। एक तो उसकी अनुमति नहीं है, सम्मति नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ये काम मैं क्यों करूं, ये मेरी नैतिकता के विरुद्ध है। तो अभिजीत ने चिढ़ाया था मुझे, वो भी मैंने लिखा है। अभिजीत टीज्ड, सो यू आर अ मैन ऑफ ऑनर एंड अ मैन इन लव। और ये बात मैं ऐसा नहीं कि कोई छिपी बात, ये बात सारी बातें मैंने अपने विवाह से पूर्व ही लिख दी थी सार्वजनिक, और ये सारी पुस्तक सबको पता है। और ऐसा नहीं मेरी पत्नी अनभिज्ञ है, वो पुस्तक वो पढ़ चुकी थी, मेरी जो पुस्तकें हैं वो मेरी पत्नी पहले भी पढ़ चुकी थी विवाह से पहले, और उनको सब ये सब पता था, और उनको पता है कि क्या सिचुएशन है। इसलिए तुमको ये मत सोचना कि इससे मेरी शादीशुदा वैवाहिक जीवन के किसी लौकिक पारलौकिक एस्पेक्ट पर कोई गलत असर पड़ेगा, ये बात। तो मैंने क्या कहा, और मैं अपने अपराधों को तुम्हारे सामने ढकता नहीं, छिपाता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे माया आपको भटकाती है और ऐसे भगवान रक्षा करते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने, अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों के जीवन में जो व्यभिचार बढ़ रहा है, जो लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहा है, इससे रोकने के लिए आप उनको ये वीडियो दिखाएं, ये कैसे सेल्फ कंट्रोल किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में कैसे किया जाता है, भगवान की कृपा की कैसे यहाँ पर बात आती है, ये मैं बता रहा हूं आपको। अब अभिजीत ने चिढ़ाया, सो यू आर अ मैन ऑफ ऑनर एंड अ मैन इन लव, टाइम नोज व्हाट विल हैपन टू यू एंड व्हाट डेज आर वी गोइंग टू सी। अभिजीत ने चिढ़ाया, मतलब आप एक सम्मान वाले व्यक्ति, स्वाभिमान वाले व्यक्ति भी हैं कि मुझे उस लड़की का फोन, फोटो नंबर उसकी अनुमति सम्मति बिना नहीं चाहिए, और एक प्यार में पड़े व्यक्ति भी हैं। तो समय ही बताएगा कि आपके साथ क्या होगा और आपके जीवन में कैसे दिन हमें देखने हैं। अब क्या हुआ, जब मैं डीपली डिप्रेस्ड था और इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल मतलब ये नहीं कि मारपीट और दारूबाजी करने लगा, नस काट लूंगा, ये सब नहीं, मतलब मैं निकल नहीं पा रहा था उस सिचुएशन से। तो क्या हुआ, मेरा जो मेंटर पर्सनैलिटी वाला ट्रेट है वो एक्टिवेट हुआ। अब फिर वो डिस्कस करेगा ना, आत्मचिंतन करेगा ना, क्या करना चाहिए। तो माई मेंटर पर्सनैलिटी गॉट एक्टिवेटेड एंड द डिबेट वाज एट इट्स पीक। तो मेंटर ने कहा, सो अगेन इन लव,
फॉलोअर ने कहा ये पेज 34 से बता रहा हूँ द बाइपोलर से, पढ़ लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेंटर ने फिर पूछा ये सिमिलर और डिफरेंट पहले वाले केस के समान है कि कोई अलग बात है? फॉलोअर ने कहा डिफरेंट। फिर मेंटर ने कहा व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, अब तुम बताओ तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? फॉलोअर ने कहा टू मैरी हर, उससे विवाह करना है। मेंटर ने कहा ओके लेट्स हैव अ ग्लैंस ओवर व्हाट डू द रूल्स से, अब ठीक है अब हम नियमावली पर निरीक्षण करेंगे शास्त्र का वचन। फॉलोअर ने कहा गो ऑन, बताओ भैया चलो। मेंटर ने कहा अब तुम बताओ टेल मी टाइप्स ऑफ मैरिजेज यू नो अबाउट, तुम विवाह के कितने प्रकार जानते हो बताओ। फॉलोअर पर्सन ने कहा मनुस्मृति एंड पुराण से दैट ब्राह्म देव आर्ष प्राजापत्य गंधर्व असुर राक्षस एंड पैशाच आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज। मेंटर ने फिर पूछा डिटरमाइन योर कैटेगरी, इसमें तुम्हारे वाले विवाह की कैटेगरी क्या होगी? फॉलोअर ने कहा इट्स गंधर्व, अ टाइप ऑफ हिंदू लव मैरिज रेगुलेटेड बाय धर्म, बट आई प्रीफर कन्वर्टिंग इट इनटू ब्राह्म विवाह। मेंटर ने कहा अब इसको हम ठीक है ये तो विवाह की कैटेगरी हो गई, अब हम देखते हैं वो कन्या विवाह योग्य है कि नहीं। तो यहाँ पूछा मेंटर ने डज द गर्ल बिलोंग टू मग ब्राह्मण कम्युनिटी, क्या वो सागरद्वीपी ब्राह्मण कम्युनिटी है? फॉलोअर ने कहा यस देयर इज नो वायलेशन ऑफ वर्ण धर्म, वर्ण धर्म की कोई आपत्ति नहीं, रेगुलेशन चेक्ड। ये आत्मनिग्रह का उदाहरण दे रहा हूं ठीक है। कोई पूछ रहा है कि गुरुदेव भागवत भैया ये भी बता दो कि आपका दांत किसने तोड़ा था, ये भी बता रहा हूं और इसके लिए जनेऊ छूकर भी शपथ कर सकता हूं, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी बातों पर ऐसे शपथ नहीं किया जाता है। ये लोग तो लोग प्रसार कर रहे हैं कि पूरी पीठ के परिकरों ने मारकर मेरा दांत तोड़ दिया था, सामने वाला, ऐसा नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में जब पढ़ता था तो मेरे घर के बाहर एक चट्टान थी, मैं खड़ा था, मैं जब पीछे मुड़ा तो थोड़ा पैर मेरा मुड़ गया, मैं नीचे गिरा, उस समय मेरा दांत आधा केवल टूट गया था सामने से, बस इतनी सी बात है और यही सत्य है और इसके लिए कोई अलग से डिस्क्लेमर देने की बात नहीं है और ये बात इस चर्चा में बिल्कुल अप्रासंगिक है, लेकिन मैंने बता दिया। बाद में डॉक्टर ने देखा वहां पर कुछ विकृति आ रही है तो उसको आरटीसी करके फिर वहां कैपिंग कर दी थी। तो अब हम आ रहे हैं मेंटर और फॉलोअर के बीच में शास्त्रीय चर्चा पर, विवेक कैसे बचाता है, धर्मो रक्षति रक्षता का उदाहरण दे रहा हूं। इसीलिए कहता हूं अपने धर्म पर निष्ठा रखोगे तो माया में फंसोगे भी तो पतित होने से पहले भगवान वहां से निकाल लेंगे। कौनते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है अर्जुन, ये मैं तुमको वचन देता हूं। भगवान कैसे कृपा करते हैं इसका उदाहरण मेरे जीवन से तुम देख सकते हो। तो बोला गया उसने पूछा मेंटर ने, विवेक ने पूछा इससे फॉलोअर से कि डज द गर्ल बिलोंग्स टू मग ब्राह्मण कम्युनिटी? कहा यस देयर इज नो वायलेशन ऑफ वर्ण धर्म, वर्ण धर्म का कोई वायलेशन नहीं किया गया है, दोनों सागरद्वीपी ब्राह्मण हैं। फिर मेंटर ने कहा चलो अब अगला, इज द गर्ल स्लाइटली बिलो योर एज एंड हाइट, क्या तुम्हारी लंबाई और उम्र उस लड़की से अधिक है, लड़की तुमसे कम है? मैंने कहा परफेक्टली बिलो, जितना कम हाइट और जितने कम उम्र एकदम संतुलित हो उतना ही है। ठीक। डज द गर्ल फॉल्स आउटसाइड द 5 generations फ्रॉम योर मदर एंड 7 generations फ्रॉम योर फादर, क्या मातृपक्ष की 5 पीढ़ी और पितृपक्ष की 7 पीढ़ियों से अलग है वो कन्या? बिल्कुल, ये भी क्रॉस चेक्ड, ये सब देखना अपने जीवन में भी। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आर द गर्ल्स गोत्र प्रवर पुर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, क्या गोत्र प्रवर पुर ये सब अलग अलग हैं? बिल्कुल। मैंने कहा यस दिस वाज प्राइमरली चेक्ड बाय मी, सबसे पहले यही चेक किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी रेगुलेशंस को और प्रौढ़ करते हैं। नाउ लेट्स अपग्रेड द चेक्स, डिस्क्राइब द क्वालिटीज दैट अट्रैक्टेड यू, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुमको उससे प्रेम हो गया, क्यों तुम आकर्षित हुए, कुछ क्वालिटी बताओ। फॉलोअर ने बताना प्रारंभ किया, सी इज वेजिटेरियन, शाकाहारी है, डिवोशनल, धार्मिक भी है, एक्सपर्ट इन हाउस होल्ड्स, गृह कार्य में दक्ष भी है, एंड हैज ऑल अदर बिहेवियर्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई पार्टनर। ठीक। अब मेंटर ने फिर कहा सी इज इन लव विद अनदर पर्सन हु इज ऑल्सो ए परफेक्ट ग्रूम फॉर हर, वो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है जो उसके लिए एक उपयुक्त वर भी है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट शी कैन नोड इन अफर्मेटिव, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दैट शी कैन नोड इन अफर्मेटिव, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे प्रति वो सकारात्मक उत्तर देगी? फॉलोअर ने कहा बिकॉज द पर्सन शी लव्स डजंट लव्स हर बैक, ही इज नॉट इंटरेस्टेड मैरिंग हर, दस इन एनी सिचुएशन देयर इज नो फ्यूचर। मैंने कहा इसीलिए क्योंकि जिस लड़के से वो प्रेम करती उसको भी मैं पर्सनली जानता हूं, लेकिन वो तो इससे प्रेम नहीं करता, तो वो विवाह जैसी कोई बात है भी नहीं और उस कन्या का विवाह उससे हुआ भी नहीं बाद में। खैर, लेकिन इस समय क्या हुआ, तो मेंटर ने कहा एज देयर इज नो वायलेशन ऑफ धर्म इन दिस केस, you may proceed to do whatever you want, seek advice from elders, but whatever you do would have direct influence to society as you are a role model to many people।
देखो, वर्ण धर्म की कोई आपत्ति नहीं, गोत्रपुर की कोई आपत्ति नहीं, शाकाहारी भी है, उम्र, सब दिक्कत, कोई मतलब कोई धार्मिक आपत्ति ही नहीं है इसमें। तो तुम आगे जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेकर करना, क्योंकि तुम्हारी छवि समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में है। अनेकों लोग तुमको अपना आदर्श मानते हैं, तुम्हारे कृत्य से वो प्रभावित होंगे, प्रेरणा लेंगे, इसलिए कुछ भी करोगे बड़ों से मार्गदर्शन लेकर करना। बाकी इसमें धार्मिक रूप से कोई विषय आपत्तिजनक नहीं है। एडिशनली और एक बात बता दूं, योर डीड्स विल सोलेमली डिटरमाइन योर ऊर्ध्वगति और अधोगति आफ्टर लाइफ। लेकिन तुम जो भी करोगे उससे सीधे सीधे तुम्हारी ही ऊर्ध्वगति या अधोगति तय होगी। और ये केवल मेरे साथ नहीं, ये संयम मर्यादा हर व्यक्ति के साथ है। अब जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं उड़ा सकते हैं भाई, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, अब मैं बाइपोलर वाला विषय क्यों ला रहा हूं, क्योंकि इसने आरोप लगाया कि ऐसा लिखा हुआ है। तो वहां पर भी उस समय भी मेरा निग्रहाचार्य के रूप में आत्मनिग्रह करने के लिए प्रयासरत रहना, व्यभिचार की ओर नहीं जाना, मेरा आत्मनिग्रह करने के लिए प्रयासरत रहना और अंततः भगवत कृपा से उसमें सफल होना, यही मैंने लिखा है, जो ये नहीं बताएगा। तो फिर मैंने और लोगों से मार्गदर्शन लेना आरंभ किया। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी कहाँ पढ़े हैं, अरे आप कितने ज्ञानी ध्यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको कौन जानता है, क्या उसमें शास्त्र ज्ञता है। अरे कोई जोड़ी ही नहीं, आप किस स्तर पर है, वो किस स्तर पर है। मुझे नहीं लगता कि सामाजिक या मानसिक रूप से आप परफेक्ट हो पाएंगे। फिर एक व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग सीधे जाकर उसके माता पिता से बात करते हैं। फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि देखिए, एक काम आप कीजिए, ये सबसे बचने के लिए किसी विशेष संयम परक मंत्र की साधना कीजिए और उस मंत्र के माध्यम से मनोनिग्रह का प्रयास कीजिए। मैंने कहा ये भी ठीक है। और मेरा शरीर जो है अच्छा, फिर उन्होंने ये सलाह और दी थी एक ब्राह्मण देवता ने कि अगर आपको इसमें आगे बढ़ना तो सबसे पहले तो आपको अपने माता पिता से इस विषय में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा स्वास्थ्य उस समय बहुत ज़्यादा गिर रहा था, क्योंकि मन जो है वो शरीर, मन की जो स्थिति उससे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मन अगर अच्छा है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन अगर बुरा है तो खाना पीना नींद भूख सब छूट जाएगी ना, शरीर पर असर पड़ने लगेगा। तो माई हेल्थ वाज ड्रॉपिंग लाइक डिजास्टर, सो आई वेंट वाराणसी टू मीट ब्रजेश पाठक। ही इज माई एल्डर कजिन एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। मेरा स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ रहा था, इसलिए मैं वाराणसी चला गया ब्रजेश पाठक जी के पास। ब्रजेश पाठक जी कौन है? उस समय वो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य कर रहे थे। मैं सोचा थोड़ा तीर्थाटन करेंगे, जो मंत्र जपना है वहीं जपेंगे, थोड़ा पाठक भैया से पूछेंगे क्या ग्रह दशा कुंडली चल रही, भैया थोड़ा कुछ बताइए, ग्रह जो क्यों ऐसे मन में जीवन में ऐसी स्थिति आ रही है। पाठक भैया ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया, मुझे मार्गदर्शन भी दिया। इसके लिए हम जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। रिश्ते में वो हमारे एल्डर कजिन लग जाते हैं और बहुत इस मामले में बहुत अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो व्हेन आई डिस्कस्ड द सिचुएशन ही डिमांडेड माय कुंडली एंड सेड दैट यू आर गोइंग थ्रू सिचुएशंस फेवरेबल टू मैरिज बट यू मे फेस अ सीवियर फॉल इन रेपुटेशन। बोले कि आपके यहाँ जो आपकी कुंडली में तो शुक्र का युग चल भी रहा है और ऐसा युग जो बताए हो कि विवाह के अनुकूल ही चल रहा है, इसीलिए ऐसी मानसिकता बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि इससे आपकी प्रतिष्ठा में बट्टा भी लग सकता है। लेकिन I am with you in every situation you face, every decision you take. But first, let's go to नारद घाट and have a गंगा स्नान। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ हैं, आपके संकट में कोई भी दिक्कत होगी तो हम हैं आपके साथ। लेकिन सबसे पहले हम नारद घाट जाएं, गंगा स्नान करें। तो हम नारद घाट गए और उस समय पाठक भैया बोले एक बढ़िया गाना आया है गुरुदेव, चलिए सुनते हैं। हमने क्या है? तो वो गाना मैंने सुना नहीं था, लेकिन वो गाना थोड़ा बजा दिए, थोड़ा ऐसे हंसी मजाक में। We used to roam in lanes of Varanasi, breathing deeply, eating sweets around केदार धाम and sometimes listening to the song। हमने कुछ मिष्ठान भी भक्षण किया वहाँ पर। तो केदार धाम जो करपात्र स्वामी जी का, वहाँ गए, कुछ स्वामी करपात्र जी से जुड़ी पुस्तकें भी खरीदी थी और एक उन्होंने गीत भी सुनाया मन भटकाने के लिए, से तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तक भटकूं तुझ में। तो बनारस की गलियों में घूम रहे थे, सोचे चलो ये वाला सुन लेते हैं। ये सब भी बातें छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद गंगा स्नान हम लोगों ने किया, फिर शाम तक कमरे में लौट गए। द डे वाज गोल्डन बट नाइट वाज डार्क, वी सिट टू प्लान फर्दर, ही प्रपोज मी सेवरल आइडियाज। पाठक भैया ने हर तरीके से मुझे बताया कि इस स्थिति में व्यक्ति क्या क्या कर सकता है और आप क्या क्या आपके पास विकल्प हैं। पाठक भैया ने सबसे पहले कहा, शुड वी ट्राई फाइंडिंग आउट हर होम एंड पे अ विजिट टू हर फैमिली फॉर अ प्रपोजल। क्योंकि उस लड़की के दूर की मामी से तो हम बात कर ही चुके थे, तो उनसे उसके घर का पता हम पूछ लेते, लेकिन पता पूछा नहीं था कभी।
राज्य और जिला पता था, एग्जैक्ट पता नहीं पता था। पाठक भैया ने कहा क्या हम लोगों को उनके घर का पता प्राप्त करके उनके परिवार से प्रपोजल के लिए बात करनी चाहिए, विवाह मैरिज प्रपोजल रखना चाहिए? तो मैंने कहा दैट वुड बी अ हैस्टी एंड इमेच्योर स्टेप विदाउट नोइंग द इंटरनल इंटेंशंस ऑफ द अदर साइड। इट कैन वर्सन द कंडीशन एज द नेबर्स में स्प्रेड एनी बिटर रूमर अबाउट अस। हमने कहा कि ये बहुत ही अपरिपक्व कदम हो जाएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि हमको उस परिवार की मानसिकता के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ से अनदर स्टेट जाकर वहाँ जाकर बात करना, इससे क्या होगा, तमाशा होगा और आस पड़ोस के लोग पूरी बात जानते नहीं, फालतू हल्ला करेंगे। तो ये नहीं कर सकते। पाठक भैया बोले ठीक। शुड वी टॉक टू द पर्सन शी ऑलरेडी लव्स, ही माइट एक्ट एज ए मीडिएटर। फिर उन्होंने एक ऑप्शन दिया, क्या इसमें यह कर सकते हैं कि जिस लड़के से वो प्रेम करते उससे बात करके देखें, कुछ मध्यस्थता की। मैंने कहा भैया ये भी उचित नहीं लगता। He doesn't fit in a role at this situation. He has nothing to do with this all this. मतलब उस व्यक्ति का तो कोई रोल ही नहीं है पूरे सिचुएशन में, तो उससे क्यों बात करें, वो तो कहीं है ही नहीं। फिर पाठक भैया ने एक और बात कही, मे बी टेक द हेल्प ऑफ सम सीरियस टाइप ऑफ ऑकल्ट और डिस्टेंट हिप्नोटिज्म। आर यू इन फेवर ऑफ ट्राइंग तांत्रिक वशीकरण? ये भी कह दिया उन्होंने। जब सारी चर्चा हो रही तो ये भी चर्चा कर लो कि क्या हम लोग कोई वशीकरण तांत्रिक ये सब में आप जाना चाहते हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा नहीं, इट्स अगेंस्ट द मोरल वैल्यूज एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ धर्म। लव कैन नॉट बी कॉन्स्पिरेटेड एज इट इज इटर्नल एंड नेचुरल। वशीकरण वाला भी हमने निषेध कर दिया। पाठक भैया ने कहा फिर द ओनली ऑप्शन remains is to contact some female relatives of her who can convey a message and bring back the review। तब एक ऑप्शन ही बचता है कि उस लड़की से जुड़े किसी महिला रिश्तेदार को आप अपनी बात बताएं और उसको मध्यस्थ बनाकर उस तक अपनी बात पहुंचाएं, फिर उसके मनोभाव से आप अवगत हो जाए। ये एक सिचुएशन बन सकती है। लेकिन तो मैंने कहा आई विल ट्राई मैनेजिंग दिस एज आई नो सम। ठीक है, हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो फिर क्या होगा? पाठक भैया बोले अब तब तक हम लोग क्या करें, आपके मन को शांति मिले, इसलिए चलिए महादेव की आराधना करते हैं। वहां भी हम लोग गांजा फूकने नहीं बैठे थे, दारू पीने नहीं बैठे थे, वहां भी गंगा स्नान कर रहे थे, चित्त शुद्धि के लिए तीर्थाटन किया जाता है और भगवान महादेव का दर्शन करने गए। तो कहाँ, काशी विश्वनाथ तो नहीं गए उस समय, बगल में थे तिलभांडेश्वर महादेव। तिलभांडेश्वर महादेव और बगल में पाठक भैया का था ना रेट, वहीं से चले गए तिलभांडेश्वर महादेव। तो पाठक भैया बोले फॉर अ क्विक रिलैक्सेशन ऑफ माइंड आई सजेस्ट यू टू हैव अ दर्शन ऑफ Tilbhandeshwar Mahadev. The temple is few lanes from here. Just go and speak out your wish in the ears of Nandi and let Mahadev handle the rest. कि अब यही सिचुएशन है। गुरुदेव कहते हैं मुझे कि हम चलें तिलभांडेश्वर महादेव के मंदिर, जो कि यहाँ से नजदीक भी है, कुछ गली दूर है, और नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कह दीजिए और महादेव जी पर सब छोड़ दीजिए। हमने कहा चलो ये भी ठीक है। अब लव इज इटर्नल एंड नेचुरल वाला जो विषय यहाँ पर है, उस समय हमने यही कहा था, इसलिए यही लिख दिया है, उस पर सैद्धांतिक बहस की कोई आवश्यकता नहीं। तब क्या हुआ, वी बोथ एग्रीड टू दिस एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी विजिटेड द टेम्पल। हम लोग ठीक है, अब रात हो चुकी थी, तो अगले दिन सुबह नहा धो के मंदिर पहुंचे। इट्स द लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग इन वाराणसी एंड सेड टू एक्सपेंड टू द साइज ऑफ सिंगल सेसम, तिल सीड। हर साल ऐसा बढ़ता है वो। वी बोथ बॉड बिफोर महादेव, सिट डाउन देयर एंड चैंटेड रुद्रपाठ, शिवतांडव, मानस पूजा एंड अदर स्तोत्रस। नाउ इट वाज टर्न टू स्पीक अप फॉर डिजायर्ड विश। अब नंदी बाबा के कान में बात थी बोलने की। आई स्टेप्ड फॉरवर्ड, बॉड टू द ईयर्स ऑफ नंदी एंड ट्राई टू अटर। मैं आगे बढ़ा, नंदी बाबा के सामने झुका, उनके कान के पास बोलने के लिए प्रस्तुत हुआ। उसी समय ये मेंटर जग गया। माई मेंटर गॉट एक्टिवेटेड एंड माई पर्सनैलिटी वाज फोर्स्ड टू हैव अ क्विक कन्वर्सेशन। मैं वहीं पर स्तब्ध हो गया। वो मेंटर एक्टिवेट हुआ, मैं नंदी बाबा से कुछ बात करूं कि उसने मुझको अपने कब्जे में रखा। बोले रुको 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 रुको, व्हाई आर यू हियर, तुम यहाँ आए क्यों हो? फॉलोवर ने कहा टू आस्क महादेव फुलफिल माई विशेज, महादेव से मनोकामना मांगने। मेंटर बोला एंड व्हाट आर दे, और तुम्हारी मनोकामना क्या है? फॉलोवर ने कहा आई वांट टू मैरी दैट गर्ल, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, विवाह करना है। मेंटर ने कहा व्हाट अ शेम, धिक्कार है तुझ पर। फॉलोवर ने कहा इट्स नॉट अगेंस्ट धर्म, धर्म के विरुद्ध नहीं है, जाति गोत्र सब अपना अनुकूल है। तब मेंटर ने कहा ऑल्सो इट्स नॉट वर्दी, लेकिन तुम जिस चीज के लिए इतना परेशान हो उसका महत्व ही उतना नहीं है। तो फॉलोवर ने कहा इनलाइटन मी, मुझे प्रबुद्ध करो। मेंटर ने मुझे कहा व्हाट अ पिटी, तेरा साता है तुझ पर श्री भागवतानंद गुरु, हु इज फेमस फॉर बीइंग अ मैन ऑफ डिवोशन एंड वैल्यूज। जो व्यक्ति मॉरलिटी के लिए प्रसिद्ध है, नैतिकता के लिए प्रसिद्ध है, भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, वो महादेव के सामने खड़े होकर एक लड़की से शादी की मांग कर रहा है। धिक्कार है तुम पर। ये किसने कहा? मेरे विवेक ने कहा मुझसे।
व्हाट अ पिटी, कांट टू सी दैट माया इज ट्राइंग टू लर्न यू। तुमको दिख नहीं रहा है कि तुमको माया कैसे अपने वश में कर रही है। आस्क फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट इनफ टू बी आस्क्ड। अरे महादेव से मांग रहे हो तो कुछ मांगने लायक मांगो ना। सो आई अटर्ड, और फिर मेरे मुख से उच्चारण हुई, ओ महादेव। हिंदी में बोला, लेकिन यहां पर इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रहा हूं। ओ महादेव, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया विच इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। मुझे अपनी माया से बचाइए, जिससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं संसार पर। मुझे इस शिव माया में मोहित मत कीजिए। आई एम नॉट एबल टू रिमूव इट्स इफेक्ट। मैं इसके प्रभाव से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। ओनली योर ग्रेस कैन सेव मी फ्रॉम फॉलिंग डाउन। मुझे पतन से केवल आप बचा सकते हैं। सेव मी फ्रॉम दिस ट्रैप। यहाँ फॉर्म टाइप हो गया है, FORM, इसको सुधार लेंगे, टाइप को मिस्टेक अभी दिखा मुझे। सेव मी फ्रॉम दिस ट्रैप, मुझे इस जाल से, इस षड्यंत्र से बचाइए। मेक मी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम दिस सिचुएशन। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में सहयोग कीजिए, निकालिए। आई जस्ट वांट टू रिमेन एज योर डिवोटी। मैं बस आपका भक्त बना रहना चाहता हूं। एंड डजंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता सिवाय आपका भक्त बने रहने का अपेक्षा। जस्ट प्रोवाइड व्हाट इज गुड फॉर मी, नॉट व्हाट आई डिजायर। मुझे वो दीजिए जो मेरे लिए अच्छा है, वो मत दीजिए जिसकी मुझे मेरे अंदर कामना है। जो कामना है उसको मत दीजिए, जो मेरे लिए हितकारी है वो मुझे आप दीजिए। गाइड मी थ्रू डार्कनेस ऑफ काम एज यू आर द वन हु टर्न द लव गॉड इनटू एसेज। आप मुझे इस काम के जाल से निकालिए, क्योंकि आप ही वो हैं जिसने कामदेव को भस्म किया, कामदेव को धन किया, आप ही कर सकते हैं। आई आस्क फॉर योर सपोर्ट सो दैट आई नेवर लीव द पाथ ऑफ धर्म। मुझे धर्म का मार्ग कभी ना छोड़ना पड़े, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन, आपका वरदहस्त हमको चाहिए। और इतना कह के मैं पीछे मुड़ा। आई स्टेप्ड बैक विथ टीयर्स इन माई आईज। मेरे नेत्रों में आंसू थे, लेकिन हृदय में प्रसन्नता थी। जॉय इन हार्ट एंड फेल्ट लाइक सम बर्डन रिमूव्ड। और मुझे लगा तिरभांडेश्वर महादेव से ऐसा बोलकर कि मेरा भार ही चला गया। हाउएवर लेटर आई ऑल्सो डिड व्हाट ब्रजेश भैया हैड एडवाइज्ड। हालांकि ब्रजेश भैया ने जो कहा था मैंने बाद में किया भी, कि आई सेंट अ रिक्वेस्ट टू द गर्ल्स मदर थ्रू सम म्यूचुअल फीमेल रिलेटिव्स एंड got negative responses and the topic was over. Now I no longer want to marry, but still was not able to forget her. It took time physically and mentally to recover in full. हालांकि थोड़ा समय लगा, जिसके कारण थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी जो बिगड़ा था, तो मैं प्रयागराज में कुछ समय चिकित्सारत भी रहा, जहाँ प्रशांत मिश्र जी ने सहयोग किया, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, रोहित गुप्ता डॉक्टर ने सहयोग किया। तो उसके विषय में पिछले वीडियो में हमने कृतज्ञतापूर्वक ये सब भी व्यक्त कर चुका है, अपना भाव मैंने कर दिया है। तो ये सब मैंने यहाँ पर पाठक भैया ने जिस प्रकार से मेरा सहयोग किया, ये सब बातें हैं। तो आप समझिए कि ये मैंने जो लिखा, इससे कितनी बड़ी प्रेरणा मेरे जीवन के जुड़े हुए अनुभव से होगी, और इससे कोई भी व्यक्ति जो ऐसे सिचुएशन में फंसता है उसको कितना अधिक लाभ होगा। मैं क्यों छिपाऊं जब वो मेरे जीवन की घटना है, और उस घटना में मैंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, भगवान ने मुझे वहां से निकाला, तो मैं तो एक्नोलॉज करूंगा ना, मैं तो कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। इस बात को लेकर अगर तुम कहते हो कि किस बात का निग्रहाचार्य जो स्त्री के मोह में फंस गया, तो भैया स्त्री के मोह में तो विश्वामित्र जी भी फंसे थे, और विश्वामित्र जी तो सत्ययुग में उड्डयन पीठ के निग्रह मंडल में आज्ञाधिकारी, युगाधिकारी मंडल के निग्रहाचार्य हैं विश्वामित्र जी। तो वो कैसे फंस गए थे? अरे मत्स्येंद्रनाथ जी कैसे फंस गए थे? फंसना कोई भी फंस सकता है, लेकिन वो तो इतने अधिक फंसे कि वो तो रमण इत्यादि से संतान प्रवृत्ति में भी लग गए ना। भगवान ने तो हम पर कृपा की कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। मैं कभी इस प्रकार में नहीं गया, मैं बस आंतरिक द्वंद्व से लड़ा, और अभ्यास से न तो कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के सम्मिश्रण से मैं उसमें मनोनिग्रह में समर्थ हो गया। लेकिन तुमने कैसे इस बात को प्रेजेंट किया, जैसे मैं व्यभिचारी हूं, जैसे मैं लंपट हूं, जैसे मैं काम मोहित हूं, जैसे मैं दुराचारी हूं, ऐसे तुमने किया। तो और रही बात हस्त मैथुन की, इस पूरे पुस्तक में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है। एक ही जगह पर हस्त मैथुन का वर्णन आया है, जहां पर बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़े हुए लोगों के मन में, जहां हाइपर सेक्सुअलिटी पर हमने चर्चा की है कि हाइपर सेक्सुअलिटी कैसे लोगों के जीवन में आती है, फिर लोग कैसे नशेबाजी में, लड़कीबाजी में, व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं। तो जो इसका 11वां चैप्टर है, जो 119 पेज पर है, बाइपोलर एंड सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस, उस पर मैंने चर्चा की। लेकिन उसमें मैंने ये थोड़े कहा है कि मैंने नशेबाजी की और मैंने व्यभिचार किया। 119 पेज में ये सब बातें हैं, और वहां पर मैंने बताया कि कैसे लोग इस प्रकार की गलत आदतों में फंस जाते हैं, जिससे लोगों को बचना चाहिए। ये मैंने यहां पर लिखा है। और इसमें एक वहां पर वो शब्द मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो डाइट चार्ट निकल गया ना, 119 पेज में था वो। खैर वो आप निकाल लेंगे 119 पेज के बाद से वो
वाला विषय। वो वाला वर्ड एग्जैक्ट मुझे अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। और वहाँ पर कहीं पर ये जिक्र नहीं है कि मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा करने का समर्थन करता हूँ, ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं है। बस मैंने ये कहा है कि हाइपरसेक्सुअलिटी या हाइपोसेक्सुअलिटी की स्थिति में मन में कैसे विचार आते हैं और उस स्थिति में व्यक्ति को कैसे वहाँ से निकलना चाहिए, कैसा डाइट रखना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए ताकि ताप न बढ़े शरीर का, कैसे संयम अपनाना चाहिए, ये सब हमने वहाँ पर अलग अलग विषयों को व्यक्त किया है। एक सिंपल सा एक रिसर्च टॉपिक जैसा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी को मुझे बदनाम करना है तो वह विषय को उठा सकता है। और अगर ये लगता है किसी को कि मैंने ये लिखा है कि मैं हस्तमैथुन करता हूँ या करता था इस प्रकार से, तो वो उस पेज को, उस पैराग्राफ को हाईलाइट करके दिखाए जहाँ ऐसा लिखा हुआ है। इस बात पर आरोप लगाने पर तुम्हारे ऊपर क्या क्या हो सकता है तुमको अभी अंदाजा नहीं है। खैर, मैं इस विषय को अभी यहाँ पर पूर्ण कर चुका हूँ। शिवांश के द्वारा इस विषय पर आगे जो भी बातें उठाई जाएंगी उनका यही लाइव में उत्तर है, इसलिए हम पुनः इस बार का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से हमने उसकी पूरी बात को रोक कर पहले अपनी बात कह दी।